बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करेंगे आपको अपने शो में जिसका नाम है सबसे आगे। इस उम्मीद के साथ कि आप जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, मुझे इस वक्त देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अनदर डे अनदर अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस हम ये कह सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली हूँ। मेरे साथ मेरे को एंकर जनाब आली, अगर वो मुझे देख रहे हैं, मुजम्मिल अली खान साहब, वो मौजूद नहीं है। उनकी तबीयत अचानक से नासाज हो गई तो उन्होंने कहा कि आज मैं नहीं आऊँगा। हम सब मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतयाब करे और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। और आज के दिन के बारे में थोड़ा सा ज़रा आपको बता देते हैं। आप सब जानते हैं कि आज क्या दिन है। आज है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को क्या होता है जनाब? अप्रैल फूल मनाया जाता है, आप सब जानते हैं। और ऐसे ऐसे समटाइम्स मजाक हो जाते हैं कि किसी की जान भी जा सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको मजाक करना है तो बहुत ही एहतियात के साथ और बहुत ही फ़नी किस्म का मजाक होना चाहिए। अदरवाइज़ मजाक ना करें, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ओके जी, आज मैं हूँ अकेली तो आपको यू हैव टू बेयर विद मी। अगर मैं बीच में पॉज लूँ तो आपने परेशान नहीं होना है। सबसे पहली खबर जो है ना, हमारी आपकी सेहत से मुतालिक है। एक नई तहकीक सामने आई है जो ये बताती है कि जनाब अगर आप करते हैं ना थोड़ी सी साइकिलिंग हर रोज़, तो वो सिर्फ आपकी दिमागी कारकर्दगी को बेहतर नहीं बनाती, बल्कि बुढ़ापे के अंदर भी जो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जिनमें से एक बहुत डेंजरस बीमारी है डिमेंशिया, उसके ख़तरे को भी कम करने में मददगार साबित हो सकती है। माहिरीन ये बताते हैं कि तकरीबन रोज़ाना अगर आप 17 मिनट तक साइकिलिंग करते हैं ना, तो इससे आपकी सेहत भी बेहतर होती है और इससे आगे आने वाली बीमारियों से भी बचा जा सकता है। बरतानिया में ये तहकीक हुई है और इस तहकीक में दरमियानी उम्र के 23 से ज़ायद वज़न के हामिल अफराद जो है ना, उनको शामिल किया गया और उनमें से निस्फ अफराद को 12 हफ्तों पर मुश्तमिल साइकिलिंग प्रोग्राम दिया गया, जबकि बाकी अफराद ने मामूल के मुताबिक या कम वर्जिश नहीं की थी। नताइज जब सामने आए ना, तो जो अफराद बाकायदगी से साइकिल चलाते रहे, उनके खून में BDNF नामी केमिकल, अब वो तमाम लोग जो न्यूरोलॉजी को जानते हैं, न्यूरोसाइंटिस्ट हैं या फिर दिमागी डॉक्टर हैं, वो जानते होंगे कि ये कौन सा केमिकल होता है। उसे आम तौर पर हम कहते हैं कि दिमाग की खुराक है, वो बेहतर हुआ और ये दिमागी खुलियात यानी कि दिमाग की सेल्स जो है ना, उनकी नशोनुमा के लिए भी बेहतर था और इसके साथ साथ बाहमी राब्ते को भी बेहतर बनाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो थोड़ी सी साइकिलिंग को अपनी इस रूटीन में लाजमी ऐड कीजिए, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, आपके बुढ़ापे के लिए स्पेशली। क्योंकि हम जब यंग होते हैं, छोटे होते हैं, तो इतनी ज़्यादा हम परवाह नहीं करते हैं। और जब आप जाते हैं ना बुढ़ापे के अंदर, या एज बड़ी होना शुरू हो जाती है, जैसे मुझे अब थोड़ा थोड़ा कमर में दर्द शुरू हो गया, तो जितने भी लोग हैं ना, उनके लिए अच्छा होगा। मैं भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है ना अमल दरामद की कोशिश करूँगी, प्रॉमिस नहीं कर सकती। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। चाइना आपको लेकर चलते हैं, जहाँ पर बगैर पायलट कार्गो ड्रोन चैंगयांग 8 ने पहली कामयाब परवाज़ मुकम्मल कर ली है। ये चीन का पहला 60 टन वजनी बगैर पायलट कार्गो ड्रोन है, जिसे कामयाब टेस्ट फ्लाइट के बाद मुतारिफ करवाया गया। चैंगयांग 8 ड्रोन 3.5 टन तक सामान उठाने की सलाहियत भी रखता है। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी जो है हम सब जानते हैं बहुत ज़्यादा वो एडवांस होती जा रही है, चाहे वो IT की दुनिया हो या फिर इसके साथ साथ AI का मामला हो या फिर एडवांस वॉरफेयर का मामला हो। तो यही हम देख रहे हैं चाइना के अंदर भी। आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि हमेशा आगे बढ़ने की बात आती है, तो आगे जब ज़मीन का दायरा महदूद हो जाता है तो इंसान कहता है मैं खला की वुसअतों के अंदर जाऊंगा और वहाँ पर जाकर देखूंगा कि और कौन कौन सी दुनिया आबाद है। बिकॉज द मैन द एक्सप्लोरर। इंसान ने 50 साल के बाद चांद पर जाने की तैयारी एक मरतबा फिर से शुरू कर दी है और वो तैयारी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि नासा का मिशन जो है वो आज रवाना होने के लिए तैयार है। नासा के मुताबिक खातून समेत 4 खलाबाज हैं जो चांद के मदार में चक्कर लगाएंगे। जस्ट इमेजिन, मैं इनकी ज़िंदगियों के बारे में सोचती हूँ कि इनको तो फिर कोई टेंशन नहीं होगी ना कि घर के मसले मसाइल क्या है, किसी के साथ क्या लड़ाई हो गई है, कौन मुझसे नाराज़ हुआ है। मकासद बहुत बड़े बड़े हैं कि जाकर देखा जाए कि भाई अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है। ऑल्दो मुझे पता है कि उन लोगों के इस तरह के सेंटिमेंट्स नहीं होंगे जैसे हम लोगों के होते हैं। हमें तो अल्लाह ताला कहता है ना कि भाई देखो मेरी दुनिया मैंने कितनी खूबसूरत बनाई है। बट एट द सेम टाइम अगर वो इस्लाम को नहीं मानते हैं, खुदा को नहीं मानते हैं, लेकिन वो अपनी परवाज़ को रोकते नहीं हैं, वो जाते हैं, वो दुनिया को भी घूमते हैं, इसके साथ साथ जो दीगर गैलेक्सीज़ हैं उनका दौरा करने के लिए भी तैयार होते हैं। तो
हमें हैट्स ऑफ कहना चाहिए उन तमाम लोगों को, और आई होप इंसानियत इसी तरीके से तरक्की भी करती रहे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए आपको हमने मौसम के बारे में भी बताना है। हम सब जानते हैं कि मौसम की सिचुएशन आजकल पाकिस्तान के अंदर कुछ शहरों में बहुत खूबसूरत हुई है और कुछ शहरों के अंदर बारिश की वजह से, तूफ़ान की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। जैसे अगर हम इस्लामाबाद की वफाकी दारुल हुकूमत की बात करें तो यहाँ पर तो हमें नज़र आता है कि क्योंकि सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है इस्लामाबाद, तो यहाँ पर ग्रीनरी, पहाड़ और उसके साथ साथ खूबसूरत सड़कें जो है ना बारिश के बाद और खूबसूरत हो जाती हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मेरे पिंड की, बागों के शहर की, पाकिस्तान की पेरिस लाहौर की, तो वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में हुई है मूसलाधार बारिश और उसके साथ साथ यालाबारी, तेज़ हवाओं के साथ काली घटाएं जनाब वहाँ पर जमकर बरसी हैं। वैसे मेरी अम्मी से बात नहीं हो पाई, वरना वो मुझे बता देती कि क्या क्या हुआ है लाहौर के अंदर, लेकिन मुख्तलिफ शहर जो है ना वहाँ पर इस वक्त भी बारिशों का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ज़िला मूसा खेल में मूसलाधार बारिश हुई है, यालाबारी भी रिकॉर्ड की गई है, नदी नालों में तुग़यानी और इसके साथ साथ नशेबी इलाके भी आ गए हैं ज़ेर-ए-आब। कसूर में बारिश हुई जिसकी वजह से एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, एक छत और एक दीवार गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, 8 अफराद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। जबकि अगर हम रायबंड वाली साइड की बात करें तो वहाँ पर नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आए हैं। जलालपुर भटिया में बारिश से फसलें तबाह हो गई हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मामला है, मकानात गिर गए हैं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए हैं। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करें तो वहाँ पर ज़िला कुर्म में मूसलाधार बारिश हुई है, पहाड़ों पर बर्फ़बारी हुई है, बारिश और बर्फ़बारी से सर्दी की शिद्दत में हो गया है इजाफा। अब सिचुएशन ये है कि कुछ मज़ीद भी फोकास्ट आ रहा है कि बारिश मज़ीद भी हो सकती है। डेफिनेटली उसके ऊपर आगे जाके मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ कहाँ बारिश हो सकती है और किस तरह से आपने तैयारी करनी है। लेकिन कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिसके बारे में महकमा मौसमियात भी पहले ही अल्टीमेटम एक जारी कर देता है, NDM में, PDMA की तरफ से भी बता दिया जाता है कि भाई यहाँ बारिश होने वाली है, तो इट्स बेटर कि आप ना अपने पहले से इंतजामात करके रखें। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और वो बहुत ज़रूरी नहीं है तो उसको कैंसिल कर दिया जाए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त क्या सूरत हाल है LPG के हवाले से वो भी आपको बता देते हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए LPG 78 रुपये 28 पैसे फ़ी किलो महंगी हो चुकी है। नई कीमत हो गई है जनाब 304 रुपये 12 पैसे और घरेलू सिलेंडर की कीमत 923 रुपये इजाफे से 3588 रुपये भी हो चुकी है। अब जितने भी लोग जो रिलाई करते हैं कम्प्लीटली इनके ऊपर, स्पेशली हाउस होल्ड्स की मैं बात कर रही हूँ, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जब कीमत बढ़ी थी तो अम्मी ने मुझे बता दिया था कि बेटा 4000 रुपये का सिलेंडर हो गया, पता है। तो अम्मी आई कैन फील इट, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं भी सिलेंडर ही इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन कमर्शियल सार्फिन की बात करें तो उसकी वजह से हो ये रहा है कि बाकी चीज़ों के ऊपर भी इसका असर आना शुरू हो गया है, क्योंकि आपको पता है ना कि LPG या ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो वो वहाँ पर रुकते नहीं हैं, उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। जैसे LPG की कीमत बढ़ने से ये हुआ कि कराची में दूध की कीमत में 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हो गया और नई कीमत जो है ना 1 लीटर दूध की वो 240 रुपये तक पहुँच चुकी है। ये सारा मामला जिस वजह से शुरू हुआ, जिन अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस की वजह से शुरू हुआ, उसका जिक्र ना हो तो ये थोड़ा सा ज़रा ज़्यादती हो जाएगी। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बताया जाए कि इस वक्त दुनिया के अंदर क्या चल रहा है ताकि आप अपडेटेड रहकर अपने दिन का आगाज़ कर सकें। आई एम टॉकिंग अबाउट वॉर। अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से नया स्टेटमेंट सामने आया, वो आपके सामने रखते हैं। वो उन्होंने ये कहा है कि 2 से 3 हफ्तों के अंदर ईरान जंग से हम निकल जाएंगे। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप की तरफ से ये अब दावा किया गया। उन्होंने कहा कि ईरान में हम रजीम चेंज कर चुके हैं या रजीम चेंज पहले ही हो चुकी है, लेकिन हमारा मकसद नहीं था ये कि हम ईरान के अंदर जाएं और वहाँ पर करें रजीम चेंज। हालांकि इससे पहले कई मरतबा कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स उनके आते रहे कि भाई हम कभी रजीम चेंज करेंगे, हम वहाँ की औरतों को आज़ादी दिलाएंगे एंड व्हाट नॉट। अच्छा, मज़ीद ये कहा ट्रंप ने कि फ़ौजी कार्रवाई का मकसद जो है वो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था और ये हदफ हमने हासिल कर लिया है। अमरीकी सदर ने यह भी कहा है कि 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकल जाएंगे और मुमकिन तौर पर इससे पहले डील भी हो सकती है। एंड डील के लिए डेफिनेटली पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कोशिश करे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया है, ये भी कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात ज़रूरी नहीं हैं और अमेरिका अपनी मर्ज़ी से भी जंग का खात्मा कर सकता है और वाशिंगटन के पास ऐसे तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके ज़रिए बग़ैर किसी मुआहदे के भी फ़ौजी कार्रवाई को रोका जा सकता है। अब ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर समझ नहीं आती, थोड़ा सा इस पर स्माइल की जाए या फिर इसको कुछ और समझा जाए या फिर ये समझा जाए कि जो ट्रंप साहब हैं ना वो अपनी खिफ़त मिटाने की कोशिश कर रहे हैं।
कुछ समझ लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक सफ़ीर हैं सरदार मसूद खान साहब। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और किस तरह से हमें समझाएंगे, हमें क्या समझना चाहिए ट्रंप के इन बयानात के बाद। बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे देख रहे हैं आप इन नए बयानात को ट्रंप की तरफ से जो अब आ रहे हैं? वो कहते हैं कि ईरान के साथ डील हो ना हो, आबनाए हुर्मुज़ खुले या ना खुले, हम ये अपना हक महफूज रखते हैं कि हम निकल सकते हैं, जंग को ख़त्म कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि जो 2-3 हफ्ते का वो टाइम दे रहे हैं उसमें बड़ी तबाही हो सकती है, क्योंकि अगर उनकी मर्ज़ी ये है कि सारे के सारे मामलात को ख़त्म किया जाए या जंग को समेटा जाए, तो फिर 2-3 हफ्ते आगे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुज़ाकरात की मेज़ पाकिस्तान ने सजा दी है और चीन से भी मशवरा किया है, फिर जो इलाक़ाई ममालिक हैं उनसे भी मशवरा किया है, और यूरोप की तरफ से भी, यूरोपियन काउंसिल की तरफ से भी ये सिग्नल आया कि वो भी सफारतकारी के लिए अपनी खिदमात पेश करने के लिए तैयार हैं। तो इस वक्त जो वाहिद रास्ता है वो सफारतकारी का है या डायलॉग का है, मुज़ाकरात का है, और जो मैं समझता हूँ इस सिलसिले में जो अहम तरीन पेशरफ्त हुई है वो पाकिस्तान और चीन की मुलाकात हुई है, उनके वज़राए ख़ारजा की मुलाकात हुई है, और उन्होंने कहा है कि जो भी मामलात हैं उनको निपटाने के लिए सबसे पहले जो है सीज़ फायर की जाए, लोगों के जो इंसानी मसाइल हैं उनको ख़त्म किया जाए, और फिर उसके साथ साथ ये है कि डायलॉग का आगाज़ किया जाए, यानी स्ट्रक्चर डायलॉग का आगाज़ किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत से मामलात हैं, जौहरी मामलात हों या उसके बाद जो आबना हरमुज़ का मसला हो, दूसरे जो मामलात हैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा टेक्निकल और सियासी और स्ट्रेटेजिक गुफ्तगू की ज़रूरत है, और वो ये ऐलानात के ज़रिए मामलात हल नहीं हो सकते या दावों के ज़रिए ये मामलात हल नहीं हो सकते। अगरचे ईरान में बहुत तबाही हुई है, खलीज रियासतों में बहुत तबाही हुई है, और ईरान ने इसराइल के ऊपर और अमरीकी तनसीबात के ऊपर भी भरपूर हमले किए हैं। इसके बावजूद जो है अभी जंग का कोई फैसला नहीं हुआ, और ईरान बार बार कह रहा है कि मैं चाहूँगी आपकी तवज्जो उस तरफ करवाना चाहूँगी। जी ठीक है, मैं आपकी तवज्जो उस तरफ करवाना चाहूँगी। ये हम पहले भी देख चुके हैं, एक पैटर्न हमें नज़र आता है। ट्रंप जब भी किसी मुल्क से बातचीत कर रहे होते हैं, मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, तो उस दौरान वो अटैक भी समटाइम्स कर देते हैं, हालांकि उनके बयानात कुछ और होते हैं। अभी ट्रंप ये बात कर रहे हैं कि हम 2 हफ्तों तक निकल सकते हैं इस जंग से, या हम निकल जाएंगे। उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। क्या ब्लफ का फैक्टर जो है उसको मुकम्मल तौर पर निकाला जा सकता है उनके इन स्टेटमेंट्स के बाद? क्योंकि जब वो इस तरह की बात करते हैं तो दूसरा फरीक जो है वो ये समझता है कि हाँ ठीक है अभी ख़त्म होने वाली है, और उधर से भी थोड़ी शिद्दत कम होने की उम्मीद शुरू हो जाती है। ईरान इस मर्तबा बाय करने के लिए तैयार है इन बयानात को, या फिर ईरान अभी आपको स्टबन नज़र आ रहा है कि जब तक उनके पॉइंट्स को नहीं माना जाएगा तब तक ये जंग जो है ख़त्म नहीं होगी? हालांकि ईरान कह चुका है कि जंग शुरू अमेरिका इसराइल ने की थी, ख़त्म ईरान करेगा। ये सही है, आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ब्लफ, और ये जो है जंग में एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक तरफ तो जो है मैदान जंग में या फ़िज़ा में या समुंदर में जंग लड़ी जा रही होती है, पानियों पे जंग लड़ी जा रही होती है, एक जो है वो इब्लाग के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए जंग लड़ी जा रही होती है, और जो इस वक्त अमेरिका जंग लड़ रहा है वो आसाब की जंग भी लड़ रहा है, उसने ताबड़तोड़ हमले किए ईरान के ऊपर, और दूसरी तरफ जो है वो इस किस्म के बयानात दे रहा है जिसमें तज़ाद है, इख्तलाफ है। यानी ख़ुद सदर ट्रंप के बयानात अगर आप उनका सिलसिला जोड़ना शुरू करें तो उसमें भी बहुत तज़ाद पाया जाता है, और उनके अपनी काबीना के अरकान भी मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं। और ये हो सकता है कि वो जंग, क्योंकि अभी जब वो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं तो दूसरी तरफ ज़मीनी जंग की भी तैयारी हो रही है कि जो उन्होंने एक्सपीडिशनरी मरीन फोर्स यहाँ मुतय्यन की है, या उसके अलावा जो एयरबोर्न डिवीज़न जो है उसको मुंतकिल किया, उसके पैराट्रूपर्स को मुंतकिल किया है इस इलाके में। तो इसलिए जंग की उसकी भी तेज़ी से तैयारी हो रही है, और पीट हेग्सेथ ने कल ये कहा है कि जी सदर ट्रंप जो है लंबी जंग नहीं चाहते, मिसाल के तौर जैसी जो है इराक़ में हुई थी या अफ़गानिस्तान में हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि यानी ईरान को एक किस्म की धमकी भी दी जा रही है कि जो भी हम कह रहे हैं उसे मान जाओ और इसमें तुम्हारी भलाई है। तो लेकिन इस वक्त जो है सफारतकारों के लिए और सहूलतकारों के लिए, सालसों के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि ईरान, जैसे की तरफ आपने इशारा किया कि ईरान अमेरिका के ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, और वो ये कहता है कि जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब कुछ बैनुल-अक़वामी बरादरी के ज़ामिन ये ज़मानत देंगे
कि अमेरिका और इसराइल मिलकर दोबारा ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत अहम पहलू What do है। you think, मसूद साहब, किसकी बात मान सकता है या किसकी गारंटी को एक्सेप्ट कर सकता है तेहरान? चाइना की, रशिया की? क्योंकि चाइना की तरफ से तो पाकिस्तान अब कोशिशें कर रहा है और एक बड़ा मुतालबा भी कर दिया है पाकिस्तान और चाइना दोनों ने मिलकर कि फौरी तौर पर ये जंग रुकनी चाहिए और 5 पॉइंट्स भी सामने रखे हैं। आपको लगता है कि चाइना की बात मान सकता है तेहरान या ईरान इस जंग को रोकने के लिए, उनकी गारंटी को एक्सेप्ट कर सकता है? मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है, यानी जो मेरा अपना सफारती तजुर्बा है उसकी रोशनी में और इस पूरे के पूरे जो अमेरिका और ईरान के मामलात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि इसमें जो ज़ामिन गारंटर्स हैं उसमें चीन सर फहरिस्त है, उसके बाद रूस है, मगरबी ममालिक हैं जिसमें मैं यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और जर्मनी, अगरचे उनके इस वक्त जो है अमेरिका के साथ ताल्लुकात कशीदा हैं, लेकिन शायद इस गारंटर्स की फहरिस्त में वो शामिल हूँ। और यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन काउंसिल जो है, वो भी एग्ज़ामन के तौर पर उभर सकती है, क्योंकि गुज़श्ता जो मुज़ाकरात हुए थे जो 2015 में एक मुआहदे की शक्ल में सामने आए थे, उसमें यूरोपियन यूनियन भी पेश थी और फिर अमेरिका। तो इस तरीके से, और मैं वही पाक चीन जो मुज़ाकरात के बाद जो कि जिस किस्म का एलामिया आया है, तो उसमें 3 और नुकात बहुत अहम हैं। एक तो ये है, और जिसकी वजह से मतलब मैं ज़मानत की तरफ भी आता हूँ, तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने कहा है कि जो नॉन कॉम्बेटेंट और सिविलियंस हैं उनको ना मारा जाए या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को ना निशाना बनाया जाए। अब आप सदर ट्रंप का जिक्र कर रही थी, तो उन्होंने एक दफ़ा कहा था, यानी कुछ ही रोज़ पहले कहा था कि वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो पावर प्लांट्स हैं या उसके अलावा जो ऑयल वेल्स हैं या और उसके डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, उनके ऊपर हमले मौखर करेंगे 6 अप्रैल तक। लेकिन हमले तो जारी हैं, यानी वो कराग में हुआ, उसके बाद तेहरान में हुआ, उसके बाद एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो है उसको निशाना बनाया गया जो एक मुश्तरका हमला था, फिर बंकर बस्टर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो मुतालबा ये है कि इनको ख़त्म किया जाए। और दूसरा ये है कि उसके अलावा ये है कि आबना हरमूज़ अब जो है सबसे बड़ा मसला बन गया है। और यहाँ ये मैं इसलिए ये आपको बैकग्राउंड बताया कि जो ज़ामन के साथ साथ पाकिस्तान और चीन ने जो कोशिश की है, या पाकिस्तान ने 3 और वज़राए ख़ारजा के साथ मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के साथ जो एलामिया किया है, जो मुशावरत की है, तो ये सारे के सारे अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हैं। ख़ास तौर से उसके जो पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के बारे में जो चैप्टर मौजूद है, आपने यूरोपीय यूनियन का भी जिक्र किया था। पाकिस्तान इस वक्त चाइना को भी इंगेज कर रहा है इस मामले के अंदर, एंड देन यूरोपीय यूनियन के एक रिप्रेजेंटेटिव से भी प्राइम मिनिस्टर ने 2 रोज़ पहले इस सिलसिले में बात किया। तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान जितने चैनल्स यूज़ हो सकते हैं एज मीडिएटर इस जंग को रुकवाने के, पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, या अभी भी कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिसका इंतज़ार कर रहा है पाकिस्तान के आगे जाकर वक्त पड़ेगी तो उनको हम उन दरवाज़ों को खटखटाएंगे? जी, आपने ये इशारा किया। जो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो कोस्टा, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से बात की थी और उसके अलावा उन्होंने सदर पेज़ेशकियान से बात की है। तो इस तरीके से जो, और मेरा ख्याल है कि उसमें जो बाकी ममालिक हैं जिन्हें शामिल होना, अगर वो शामिल हो सकते हैं तो उसमें मलेशिया और इंडोनेशिया शामिल हैं। और ये पूरे का पूरा एक इस्लामी ममालिक का भी एक ग्रुप बन जाता है। और ये ममालिक, तो मैं बता रहा था कि ज़मानत के लिए ये ज़रूरी होगा कि ये सारी की सारी कैश जो हमने बताई है कि मुल्कों की, और उसके साथ जो है सलामती काउंसिल में एक करारदाद पेश की जा सकती है, और वो करारदाद जो है चैप्टर 7 के तहत अडॉप्ट की जा सकती है ताकि अमेरिका भी उसका पाबंद हो। इसराइल वैसे अक़वाम मुत्तहिदा को ख़ास नहीं मानता है, अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम करारदादों की खिलाफ वर्जी करता रहता है। और इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि इसराइल ने अमेरिका को तो जंग में घसीटा है, और अमेरिका कुछ खुद भी आमादा था, लेकिन यानी अगर अमेरिका को वादे करता है तो क्या इसका कोई ज़मानत दे सकता है कि इसराइल अपनी फ़ौज कशी जारी नहीं रखेगा? क्योंकि उसका मंसूबा अमेरिका के मंसूबे से मुख्तलिफ है। वो ग्रेटर इसराइल कायम करना चाहता है और मशरिक़ वस्ता में ईरान या खलीजी रियासतों में
किसी भी रियासत को अपना हमपल्ला या अपने आप से आगे नहीं देखना चाहता। Guess we'll have to wait and see कि अब क्या किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आकर इजराइल और अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो वो हासिल करना चाहते हैं, मकासद तब्दील हो जाते हैं, डिफर कर जाते हैं। थैंक यू सो मच मसूद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना एनालिसिस इस साइज सिचुएशन पर हमारे सामने रखने के लिए। जनाब बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, क्योंकि अब ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि भाई खलीजी ममालिक के अंदर जितने बड़े बड़े अब दफातर हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, या जो बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका की जिनके ऑफिसेज इन खलीजी रियासतों में हैं, ईरान कह रहा है कि अब उनको भी हम निशाना बना सकते हैं। तो लेट्स होप कि उससे पहले पहले ये मामला जो है वो रिजॉल्व हो जाए और पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब हो जाएं। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो एक और मसले की, एक और कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे कि वो क्या होने लगा है साउथ एशिया के अंदर, लेकिन अब नहीं होगा इंशाल्लाह। एक ब्रेक के बाद आपको बताती हूँ। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कुछ ममालिक जो है ना वो कभी सीखते नहीं हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता रही थी कि एक और कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे जो हम कह सकते हैं तकरीबन नज़र से चलता आ रहा है। भारत की तरफ से जनाब एक और फॉल्स फ्लैग की साजिश बेनकाब हो गई है। सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से ये इंटेलिजेंस सब सामने आ रही हैं कि बेगुनाह पाकिस्तानी, बिलखुसूस कश्मीरी जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए थे, उन्हें भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ज़बरदस्ती इस्तेमाल कर सकती है या करेगी। ये प्लान बनाया गया भारत के अंदर, जो कि तकरीबन सैकड़ों की तादाद में ऐसे पाकिस्तानी हैं जिसमें कश्मीरी भारतीय कैद के अंदर वो वहाँ पर मौजूद है। और मुसद्दिक़ा इत्तलात ये आई हैं, इंटेलिजेंस ये आई है जिसके मुताबिक चंद बेगुनाह अफराद को भारतीय फ़ौज अपने मज़मूम मकासद के लिए मुख्तलिफ जेलों से निकाल कर इकट्ठा कर रही है। और इन पाकिस्तानियों के साथ भारतीय जेलों में कैद चंद भारतीयों को भी इस घिनौनी साजिश में इस्तेमाल किए जाने की इत्तलात है, ताकि ड्रामा बेहतर बनाया जा सके। और पुलवामा के बाद पहलगाम को भी 1 साल गुजर चुका है, लेकिन अभी तक भारत ने अपने इल्ज़ामात के शवाहिद सामने नहीं किए हैं कि कैसे भाई 15 मिनट के अंदर, अटैक के 15 मिनट के अंदर अंदर कैसे जाकर FIR आपने दर्ज करवा दी, और आपके पास ऐसे कौन से सबूत मौजूद थे कि आपको ना पाकिस्तान को नामजद करना पड़ गया। लेकिन ऐसा रहा है कि वो बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहा है इस सारी सिचुएशन के अंदर, बिकॉज पाकिस्तान आउट परफॉर्म करता जा रहा है खित्ते के दीगर ममालिक को, स्पेशली सिफारतकारी के अंदर। हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। और मुझे बड़ा ही मज़ा आता है जब भी हम स्पेशली इंडिया के मामले को डिस्कस करते हैं ना ब्रिगेडियर साहब से। ब्रिगेडियर साहब बड़ी अच्छी तरह समझते भी हैं और हमें समझाते भी हैं। ब्रिगेडियर साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो नीड ऑफ रिडेम्पशन है इंडिया की, या फिर ये जो लेफ्ट आउट फील कर रहा है सारे तनाज़े और पाकिस्तान की ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखकर, मैं चाहूँगी अपने थॉट्स आप शेयर कीजिए इसके ऊपर। लेकिन जब से मार्के हक के बाद फील्ड मार्शल रियासी मुनीर ने एज ए नेशन जो हमने इनको 2 दिन में शिकस्त फाश दी है, इनका मुंह काला किया है और दुनिया में ये आइसोलेट हो गए और एक उन्होंने भरम कायम किया था कि बहुत बड़ी फौज, बहुत बड़ी एयरफोर्स, और अमेरिका वॉज वेरी हैप्पी स्ट्रेटेजिक रिलेशन जो कि ये एक चाइना को कंटेन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो भरम टूट गया। और अमेरिका की तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, तो चाइना का मुकाबला करेंगे। उस वक्त से दुनिया ने इनकी तरफ देखना छोड़ दिया। दे आर टोटली आइसोलेट। हमारे रीजन में देख लें, बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे थे, बांग्लादेश ने किक आउट कर दिया। किसी पड़ोसी से ताल्लुकात नहीं है, किसी से नहीं है। सब ईरान के साथ देख लें, उन्होंने जो जून में लास्ट ईयर किया, धोखा दिया मुसाद ने और रॉ ने मिलके उनके साइंटिस्ट और कमांडर को मरवा दिया, तो उन्होंने वहां से चाबहार से भी निकाल दिया। किसी रीजन के ममालिक से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 2, अब इनको ये बर्दाश्त नहीं होता, और इतनी बड़ी पाकिस्तान को ये सक्सेस मिली है कि हम मेडिएशन कर रहे हैं अमेरिका की और ईरान की लड़ाई के अंदर, और वो जो है ना वो इनको अब पेट में मरोड़ उठे हैं। इनको 24 अभी वज़ीर ख़ारजा आए हुए थे, आपने देखा जयशंकर ने जो गैर सफारती अल्फाज इस्तेमाल किए। एग्जैक्टली मेरा अगले सवाल में ना मैं ब्रिगेडियर साहब उसी तरफ आने लगी थी। वो मैं वर्ड बोलना नहीं चाहती एक्चुअली, जो उन्होंने इस्तेमाल किया कि हम किसी के डैश नहीं है। तो ये अगर आपको लगता है कि ये आपकी जंग नहीं है और आप चाहते हैं कि भाई हमारी जंग नहीं है, हम कोई किरदार अदा नहीं करेंगे, आपने अगर ये जवाब दिया, तो फिर आप वो बहरीन और यूक्रेन और रशिया का जो मामला था उसमें आप क्यों फिर मीडिएटर बन के चले गए थे? वो तो आपकी जंग नहीं थी ना। और पाकिस्तान का तो बहुत रिकॉर्ड है। 1971 में याद होगा चाइना के ये अमेरिका को चाइना की तो हमने आपस में मिलाया, इनको वहां पर मेडिएशन की, आपको अच्छी तरह याद है। उसके बाद अभी पाकिस्तान ने चाइना ने मिलके सऊदी अरब को और ईरान को आपस में क्लोज लेकर आए। तो हर जगह पर पाकिस्तान का बहुत एक्सपीरियंस है। और सेकंड, पाकिस्तान ईरान भी पाकिस्तान में ट्रस्ट करता है, और
जो अमेरिका है वो बहुत ट्रस्ट कर रहा है। उस अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमारे फील्ड मार्शल से 3-4 दिन पहले बहुत देर बात की है। इमेजिन करें कि हाउ मच ही ट्रस्ट द फील्ड मार्शल, और ज़ाहिर है आपने सुना उनकी कितनी तारीफ करते हैं। ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये वो जो कहते हैं ना ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं, हाँ। ये अच्छा, उनके साथ है। आपने ये एक्सपीरियंस की बात की ना, पाकिस्तान को बड़ा एक्सपीरियंस है सिफारती मामलात के अंदर या मीडिएशन करवाने के लिए। एक और मामले में भी पाकिस्तान बहुत एक्सपीरियंस्ड हो चुका है, एंड दैट इज़ कि इंडिया की तरफ से कुछ ना कुछ किया जाएगा या कोई प्लानिंग की जाएगी और पाकिस्तान उसको बस्ट कर देगा, और ऐसा ही कुछ हुआ है कि ये एक और फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहे थे। व्हाट डू यू थिंक ब्रिगेडियर साहब, क्या इंडिया हासिल करना चाहता है इस तरह के फॉल्स फ्लैग करके? खित्ते में हम नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि ये खित्ता जो है एक बनकर तरक्की करे, आगे की तरफ बढ़े? इसके हेजमोनिक डिजाइन हैं, दे टेक पाकिस्तान एज स्टम्बलिंग ब्लॉक, और अब तक क्या स्टम्बलिंग ब्लॉक पाकिस्तान इस रीजन का स्टेबलाइजर बन गया है। और दुनिया में ग्लोबल लेवल पे देखें तो इस वक्त दुनिया की नजरें फोकस पाकिस्तान के ऊपर है। ये तकलीफ है, और आप हमेशा ये स्पॉइलर का काम करते हैं। जब पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में जा रहा होता है या कोई बहुत बड़ा टेक्निकल पाकिस्तान होता है, ये पाकिस्तान को एक कामयाबी हो रही होती है, तो ये कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। अभी भी इन्होंने किया क्या हुआ है कि ओवर 100 लोग जो कश्मीरी बेचारे गलती सरहद पार कर जाते हैं, उनको ये इलीगल इंडियन हेल्थ आपको जम्मू कश्मीर के अंदर पकड़ के जेलों में, और फिर उनको एज ए फॉडर इस्तेमाल करते हैं। उनको निकालते हैं 10-12 लोगों बेचारे नातों को, उनको यूनिफॉर्म पहनाते हैं। अब ये इन्होंने खरीदी हुई है, यहाँ से अफगानिस्तान से ले आते हैं, कहीं से ले आते हैं, और उनको उसके बाद उनके पास कुछ ये राइफलें रख देते हैं, और इतने इनको समझ नहीं आती है। कहेंगे जी 200 किलोमीटर दूर ये बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, ना जूतों में मट्टी होती है, ना उनके यूनिफॉर्म खराब हुए होते हैं, ना उनके राइफल से कोई बुलेट फायर होती है, ना उसमें मट्टी लगी होती है। पीक डिटेलिंग नहीं करते, नहीं आता इनको करना। जैसी बॉलीवुड में पीक डिटेलिंग हमें नजर आती है ना आजकल, वो धुरंधर मूवी का बड़ा बोलबाला है, उसमें पीक डिटेलिंग की बात की जाती है। एक्चुअल जो उनकी एजेंसी है वो पीक डिटेलिंग करती हुई नजर नहीं आती। अच्छा ब्रिगेड साहब, मैं ये आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि आप खुद एक एक्टिव फोर्स का हिस्सा रह चुके हैं जिसने बड़े कारनामे अल्हम्दुलिल्लाह सर अंजाम दिए हैं। जब भी हमारी सिक्योरिटी की बात आती है, इस तरह की जब भी इंटेलिजेंस आए या ऐसा प्लान जो है ना बेनकाब हो जाए किसी भी मुल्क का, कितनी बड़ी नाकामी होती है उस मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए? देखें, ये इनको इतनी दफ़ा पूरी ले लें, पठानकोट ले लें, पुलवामा ले लें, पहलगाम लें, कहीं की बात कर लें, सारे के सारे उलट हुए हैं। और फिर सेकेंडली इतने इनको कुछ शर्म भी नहीं आती है कि आप एक इतनी बड़ी 1.5 करोड़ ये 1.5 अरब की आबादी आपकी लीडरशिप इतना झूठ बोल रही और अपनी आवाम को लेट डाउन करती है। सेकेंडली उसे हासिल क्या करती है? बदनामी। अब तो इसके बाद के मार के हक के बाद पहलगाम में जो बदनामी हुई ना, देखे ना, इन्होंने आधे घंटे में एफआईआर काट दी, जबकि सिर्फ पहुंचने में वहां पर फोर्स को 1-1.5 घंटा लगता है। उसके बाद इन्होंने वो कर, फिर जब हमने कहा कि इन्वेस्टिगेशन करें, इंक्वायरी करें, हम उसके बाद एक्शन करेंगे, इन्होंने वो भी नहीं किया। और एक न्यूक्लियर मुल्क के ऊपर, हमसाया मुल्क के ऊपर इन्होंने बगैर बिला इख्तियार अटैक कर दिए। उसके बाद जो इनकी शर्मिंदगी उठानी पड़ी वो अलहदा बात है। इसलिए ये अब जब भी करेंगे, वी नो इट कि ये भी करेंगे, और हमने इसलिए दुनिया को इन्फॉर्म भी कर दिया है। अब इनका ना गोदी मीडिया, ना इनका जो अफगान तालिबान मिक्स करके ये करते हैं, ये सोशल मीडिया सब पे एवरीबॉडी नोज के इंडिया इज लाइकली टू डू समथिंग। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वी आर रेडी। हमने इसके ऊपर वही करेंगे, और हम वी हैव ऑल द राइट। अगर ये हमारे ऊपर एक किरदार है, उसके बारे में इंडिया में आजकल जितना मैं इंडियन मीडिया को या सोशल मीडिया को फॉलो कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा उनको एक वो इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए मसाया की तरह ट्रीट किया जाता है। अजीत डोवाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रह चुके हैं इंडिया के लिए और पाकिस्तान में भी रह चुके हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? इज़ ही द माइस्ट्रो ऑफ इंटेलिजेंस जिसने इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया? वैसे तो बिल्कुल अकेला ही कर दिया, दुनिया के अंदर तनहा कर दिया, बट इंडिया के अंदर जेस्चर कुछ और है या सेंटिमेंट्स कुछ और हैं उस एक किरदार को लेकर। देखें, बात ये कि इतनी घटिया इनकी लीडरशिप है, और ये नरेंद्र मोदी जो एक गुजरात का एक दहशतगर्द कातिल है, उसको ऐसे लोग पसंद है। व्हाट इज परफॉर्मेंस? कहीं देखे ना उसने क्या परफॉर्म किया है। बलूचिस्तान में मुंह की खानी पड़ रही है, केपीके में आपके सामने वहाँ इनको जिल्लत उठानी पड़ रही है, मार के हक में इनको जिल्लत उठानी पड़ी है, किस जगह इनको कामयाबी हुई है। फिर अपने पहलगाम ये पुलवामा में अपने 40-45 फौजी मरवा दिए पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए। इमेजिन करें ये कौम
और वो चीफ आर्मी स्टाफ जिसने अपने फौजी अपने मरवा दिए, जिनके लिए जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी थी, ये इनका कैरेक्टर है। यही अजीत डोभाल है जो कि नहायत, ये 4 का टोला है, वो थे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल। ये अखंड भारत को लेके चल रहे हैं। इनकी सोच है अपर क्लास हिंदू, कोई और इंडिया में नहीं चाहिए, अब लोअर क्लास हिंदू भी नहीं चाहिए। और उसकी वजह से आप देखिए सिख भी खड़े हो गए हैं, कश्मीरी खड़े हो गए हैं, मणिपुर के क्रिश्चियन खड़े हैं, एंसेलेट मूवमेंट चल रही हैं। ये आपको बताऊं, ये नरेंद्र मोदी जाने से पहले भारत को जरूर कई हिस्सों में तकसीम करके जाएगा। ही सच अ डिग्रेडिंग कैरेक्टर है, और इसको आपके सामने ये जिस सबमिसिव तरीके से वो ट्रम्प को ऐसे गले मिलता है जैसे उसको छोड़े चिपक गए चमगादड़ की तरह। तो ये सब इनके लेवल इसके ऐसे कि ये ऐसी हरकतें करता है और अपने को एम्बैरेस करता है पूरी इंडियन कौम। बस ऐसे ही है। आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, बिकॉज हमने उनकी लैंग्वेज भी देखी है टुवर्ड्स पाकिस्तान, टुवर्ड्स मुस्लिम, और फिर उनके होते हुए क्या क्या कुछ होता रहा है और अभी भी हो रहा है माइनॉरिटी के साथ, वो भी दुनिया के सामने। ब्रिगेड साहब, थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके सारी सिचुएशन के ऊपर, और बगैर कोई लगी लिपटी रखे ना ब्रिगेड साहब सामने रख देते हैं, सारे किरदारों के बारे में बता देते हैं कि कौन क्या कर रहा है। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ये बताएंगे आपको और दुनिया को, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, कि भाई दुनिया में जो कुछ भी चल रहा हो, जो कारोबारी ज़िंदगी है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो बिज़नेस का मैदान हो, या कुछ भी हो, हम उसके अंदर आगे बढ़ते रहते हैं, रुकते नहीं हैं, इंतज़ार किसी का नहीं करते। पीएसएल की बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बताकर गई थी कि अब हम बात करेंगे पीएसएल की, पाकिस्तान सुपर लीग की, और ये एडिशन है 11वां, जिसके अंदर मुकाबले ज़बरदस्त तरीके से जारी हैं। और आज एक इंतहाई अहम मुकाबला होगा जिसमें मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्स मैन आमने सामने होंगे। शाम 7 बजे 10 स्पोर्ट्स पर आप इसको बराह रास्त देख सकते हैं, इसकी नशरियात को, और इसके साथ साथ शायकीन जो हैं उनको एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने की तवक्को है। दूसरी तरफ तवक्कुआत तो कल भी थी, लेकिन कल मायूसी का सामना करना पड़ा क्रिकेट शायकीन को, क्योंकि बारिश की वजह से पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो मैच होना था वो मनसूख कर दिया गया। और लाहौर का ये कज़ाफ़ी स्टेडियम है, जिसको हम हिस्टोरिकल स्टेडियम भी कह सकते हैं, यहाँ पर ये मुकाबला होना था, लेकिन मुसलसल बारिश होती रही, आंधी की वजह से पहले टॉस में ताख़ीर हुई थी और फिर बाद में मैच को ख़त्म ही कर दिया गया। और इसके बाद अब सवाल जो है ना, कुछ मुकाबले तो अभी तक हो चुके हैं, हर किसी के जहन में यही सवाल है कि भाई कौन सी टीम जो है ना वो ऊपर रहेगी, या कौन सी टीम फेवरेट है, कौन सी टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज स्टूडियो में तो नहीं है, लेकिन हमारे साथ हम कह सकते हैं लाइव मौजूद हैं, आपको नज़र आएंगे स्क्रीन के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नुमान। वालेकुम सलाम आयशा, होप यू आर गुड। आई एम वेरी वेल, आप ठीक ठाक हैं आई होप। कल आप भी मायूस हुए मुकाबला, ये जो मैच कैंसिल हुआ उस पर? देखें, ऑब्वियसली मैं मायूसी मेरी जो है ना वो मल्टी डायमेंशनल हो गई है कि जो इसका एक हाइप बनी थी PSL 11 की, फिर हमने ऑक्शंस होते देखे, फिर बहुत ही ज़बरदस्त टीम ऑक्शंस हुई, फिर टीम की इंटीग्रेशन हुई, 2 नई टीम्स आई, एक दोबारा रिवाइवल हुआ, चाहे वो बाय डिफ़ॉल्ट हुआ मुल्तान्स का, तो 8 टीमें बन गई थी, फिर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बड़े ज़बरदस्त गए। सो वी वर ऑल एक्साइटेड, मल्टी सेंटर में होना था, फिर अनफॉर्चुनेटली जियोपॉलिटिकल कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस की वजह से इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। लाहौर और कराची पे क्राउड को आप नहीं बुला सकते थे, अगेन वो सिक्योरिटी रीजन भी थे, ऑस्टेरिटी ड्राइव भी चल रही है। तो जब मैचेस शुरू हुए तो थोड़ी एक्साइटमेंट थी कि हैदराबाद किंग्समैन जो है उसकी स्टार कास्ट लग रही थी, कुछ अमेरिकन वो प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान से अमेरिका माइग्रेट कर चुके हैं वो नज़र आए थे उनकी 11 में, बट अनफॉर्चुनेटली वो तो बिल्कुल ही मानस लबुशेन के कंट्रोल में नहीं आ पा रहा। उनको कप्तान क्यों किया ये एक बड़ा सवालिया निशान है, बिकॉज वो तो T20 से बिल्कुल उनका ताल्लुक ही नहीं है, कप्तानी से भी ताल्लुक नहीं है। बट देन हमने कुछ अच्छी टीम्स देखी, कराची किंग्स बहुत ही तगड़ी नज़र आई, पहले ही मैच में उन्होंने 181 कर दिया था, और फिर दे बीट कोयटा ग्लैडिएटर्स टुवर्ड्स द एंड। पिंडीज की टीम प्रॉमिसिंग बहुत लगी, लेकिन वो जो आखिरी 4 ओवर में उनकी दुर्गत बनी मैच में 77 रन हो गए, और वो नसीम शाह और मोहम्मद आमिर
को जो अच्छा हुआ, डॉक्टर लेकिन एक अच्छी साहब चीज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम सभी बहुत एक्साइटेड थे और बड़े ज़बरदस्त मुकाबले भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और उसके अब नताइज भी आना शुरू हो चुके हैं, जिसका हमने लास्ट में जिक्र किया था, फ़खर जमान और बॉल टेम्परिंग वाला मामला जो आपने बताया था कि भाई एक्चुअल में बॉल रिप्लेस हुई थी। अब उसका फिर नतीजा आ चुका है, फैसला सुना दिया गया 2 मैचेस के लिए, जो आपने भी बता ही दिया था कि 2 मैचेस के लिए पाबंदी लगेगी। 2 मैचेस की पाबंदी इतना बड़ा नुकसान नहीं है जितना बड़ा नुकसान एक रेपुटेशन पे या फिर क्रेडिबिलिटी के ऊपर आता है। इसके ऊपर मैं चाहूँगी थोड़े थॉट्स अपने आप शेयर कीजिए। अच्छा, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। इसमें मैं आपको जल्दी से थोड़ा सा बैक एंडेड चीजें बताता हूँ कि ये हमेशा से चल रहा है, बॉल टैंपरिंग और ऑल्टरिंग द कंडीशन ऑफ द बॉल। बॉलर्स हमेशा, फास्ट बॉलर स्पेशली, कोशिश करते हैं रिवर्स स्विंग के लिए, इवन कन्वेंशनल स्विंग के लिए। तो पहले तो ये होता था कि बर्ड लाइम ऑयल लगा दिया जाता था, आर्थर मेले मशहूर थे, पर इसके रूल्स डिफाइन नहीं थे। फिर 1976-77 एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, जॉन लीवर ने माथे पे वैसलीन लगाई हुई थी। तो उसके बाद तब भी इतने अच्छे रूल्स नहीं थे, बट 1990s में आके फिर क्रिस प्रिंगल न्यूजीलैंड से पाकिस्तान आए और एडम परोरी ने एडमिट किया कि उन्होंने बॉटल टॉप्स यूज़ किए थे। उसके बाद इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस आए। पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स को 92 में एलिज किया गया कि वो भी बॉल टेम्पर कर रहे हैं। फिर ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना बन गया। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, ये सारे, फिर फाफ डू प्लसी 2 दफ़ा ये कैस्टिगेट हो चुके हैं। हमारे अजहर महमूद और वकार यूनुस को बैन लगा था 2000 में इनका श्रीलंका के ट्राई नेशन सीरीज में। तो ये तो एक फिनोमेना तो बन गया था। फिर आईसीसी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये इंटेग्रिटी ऑफ द गेम को हर्ट करता है और ब्रांड वैल्यू को हर्ट करता है और ये वर्क एथिक्स के अगेंस्ट है। तो उन्होंने एक 41 लॉ बनाया जिसका क्लॉज 3 और आगे सब क्लॉज 2.14 है, जिस पे आप पेनलाइज करते हैं। बट पेनल्टीज उन्होंने बहुत मार्जिनल रखी, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हो। अब लेवल 3 में उन्होंने 4 से 8 डीमेरिट पॉइंट्स रखे और 1 से या 2 मैच उनके सस्पेंशन। बट अगर आप अब देखें कि कपल ऑफ ईयर्स अगो जो कि साउथ अफ्रीका में सैंड पेपर गेट स्कैंडल हुआ था, तो उसमें भी 1-2 मैच का बैन ही बनता था, लेवल 3 ऑफेंस लगता था। लेकिन कैमरून बैनक्रॉफ्ट, डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ को बैन कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने फॉर अ ईयर ईच। और कैमरून बैनक्रॉफ्ट का करियर खत्म हो गया, स्टीव स्मिथ की कप्तानी चली गई, डेविड वार्नर प्राइम ईयर एक उनका साल जाया हो गया। तो उन्होंने इसको सीरियसली लिया। बेटर डॉक्टर साहब, ये ज्यादा बेहतर नहीं किया कि एटलीस्ट ऐसी सजा तो दी जाए कि आपको पता चले कि आपने कुछ गलत किया है एंड स्पिरिट ऑफ द गेम को मुतासिर किया है। पाकिस्तान के अंदर आई एम सॉरी, इसको इतना सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा डॉक्टर साहब? नहीं, पाकिस्तान की बात नहीं है, ये एक्चुअली रूल आईसीसी का है। ये लेवल 3 और 41(3) और 2.14, तो ये आईसीसी को अब देखना पड़ेगा। बट अगेन ऑस्ट्रेलिया ने अपने तौर पर फैसले किए और उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा उन खिलाड़ियों को जिन्होंने ये किया था। पाकिस्तान या पीसीबी तो ये कर सकता है ना? एब्सोल्युटली अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में कर सकते हो। डेटरेंस अगर क्रिएट करनी है और आपने बॉल टेम्परिंग के मैनेज को रोकना है, तो आपको ये सीरियस पेनल्टीज लगानी पड़ेंगी, सस्पेंशन फॉर ईयर, 2 ईयर, कैरियर थ्रेटनिंग करना पड़ेगा, तो ये खत्म होगा, वरना ये खत्म नहीं होगा। अभी आपको एक और मैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस देता हूँ। एक अजीब सा फरोर और एक कंफ्यूजन सी आई थी कि जी हैदराबाद की किट का रंग बॉल पे लग गया। अब लोगों ने कहा जी किट के स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, फलाना नहीं है, नॉट रियलाइजिंग, सर्कमस्टांशियल बता रहा हूँ, और ऑब्वियसली मैं कोई फैक्चुअल रिपोर्ट नहीं दे रहा। बहुत जरूरी है इसको पॉइंट आउट करना। जब आप स्वीट एंड स्लाइवा लगाते हैं बॉल पे या आप उसको थिक करते हैं उसकी कोटिंग को, तो बॉल जो है वो रंग खींचता है किट का। तो हो सकता है कि वहां पे भी ऐसा कुछ हो रहा था, बट वो सामने मंजर आम पे नहीं आया। ये क्योंकि अफरीदी जो अंपायर थे, इन्होंने बहुत दलेर फैसला किया। इट वाज नॉट दैट इजी, क्योंकि अंपायर्स की भी अपनी आई मस्ट टेल यू जब भी आप टीवी पर आते होंगे ना या ये सारी बातें बताते हैं, तो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, चाहे वो पीसीबी से हो या फिर क्रिकेटर्स हो। अब ये बताइए, जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं, हमने तो वी हैव टू कॉल स्पेड अ स्पेड ना। ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम आपको हमेशा मदऊ करते हैं ताकि पता चल सके कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। अच्छी बातें तो सारे ही कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, अब हम क्या एक्सपेक्ट करें, स्पेशली लाहौर कलंदर्स की जब हम बात करें, इस पेनल्टी के बाद फ़खर ज़मान की सिर्फ 2 मैचेस की ही उनके ऊपर का ही बैन लगा है। कोई हमें तब्दीली नज़र आएगी उनके मोरल के अंदर या फिर उनकी परफॉर्मेंस के अंदर? यार बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन किया आपने आयशा।
एक्चुअली फ़खर जमान वाहिद उनकी बैटिंग लाइनअप पे लिंचपिन है जो एक रियल सब्सटेंशिएटेड मैच विनर है और उसका होना बहुत लाजमी है। तो आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ कि फ़खर के बगैर 2 मैचेस उन पे बड़े भारी हो जाएंगे। ठीक है कि T20 है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस आपको नज़र आ सकती है, लेकिन फ़खर उनके आप ये कह सकते हो कि रीढ़ की हड्डी है उनकी। तो उसका 2 मैचेस में बाहर हो जाना काफ़ी सीरियसली इम्पैक्ट करेगा लाहौर कलंदर्स को। फिर अगर आप देखो लाहौर कलंदर्स कोई स्टार क्रॉस्ड इस PSL 11 में आया है, हालांकि 3 टाइम चैंपियंस हैं पिछले 5 साल में, बट पहले इनका ही वो सिक्योरिटी ब्रीच हो गया सिकंदर रजा का। फिर अनफॉर्चुनेटली एक और कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आई कि नसीम शाह का केस हो या ये तो ऑब्वियसली एक टेक्निकल केस था फ़खर का, इसमें PCB और PSL इन्वॉल्व था, लेकिन वो जो एक रिपोर्ट की गई थी सिक्योरिटी ब्रीच, बड़ा सीरियस ब्रीच होता है, वहाँ पे लाहौर कलंदर्स ने कहा कि मुझे तो ऐसे लगा घूंगलों से मट्टी उतारते हुए उन्होंने 10 लाख का फाइन किया शाहीन पे और कोशिश की है कि इट शुड बी ब्रश्ड अंडर द कारपेट। तो फिर उसके बाद ये अब फ़खर का प्रॉब्लम हो गया, तो लाहौर को ऑफ द फील्ड भी काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, बट उनकी कोर स्ट्रांग है, 8 उनके वही हैं जो शुरू से चलते आ रहे हैं। तो आई पर्सनली फील कि तगड़ी टीम है, दे नो हाउ टू प्ले इन द PSL फॉर द लास्ट 5 years। इवॉल्व किया उन्होंने, बॉटम ऑफ द टेबल होते थे और फिर वो टॉप ऑफ द टेबल आ गए। तो लेट्स होप, लेकिन इनको फर्क तो पड़ेगा फ़खर का। अच्छा, अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं और इस मरतबा तो 8 टीमें भी हैं, 2 नई टीमें आई हैं, किसी टीम ने डॉक्टर नुमान नियाज़ को सरप्राइज किया कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बट दे आउट परफॉर्म्ड ऑल? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक कोई ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अगर आप ऑन पेपर भी देखो और जो ऑक्शंस के बाद के पेशावर ज़ालमी को ज़्यादा परफॉर्म बेहतर करना चाहिए, जिसमें उनकी टीम में पिंडीज़ की टीम ने क्लिनिकल फिनिश नहीं किया, एक बॉलर शॉट चले गए, अलबत्ता वो भी बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है, प्रोफेशनल कट फॉर रोल स्पेशलिस्ट उनके हर नंबर पे खेल रहे हैं। ये 2 टीमें अच्छी लगी। कराची किंग्स जो है वो यकीनन एक तगड़ी टीम है। सो आई पर्सनली फील कि मुझे जो सरप्राइज टीमों ने नहीं किया, मुझे सरप्राइज ये ज़रूर हुआ है कि कुछ आपके बहुत ही आला यंगस्टर्स जो हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार्स को, और यंगस्टर्स ने बैटिंग में बहुत ही आला इम्पैक्ट है, चाहे वो हसन नवाज था, चाहे शामिल हसन है, चाहे वो लड़का यासिर था, दे हैव बैटेड ब्यूटीफुली एंड म्यूनिफिसेंटली। तो ये खुशाइन चीज़ है। बट एक जो मुझे वो सका लगा हुआ है कि मिडिल ऑर्डर में अभी तक कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही, और पाकिस्तान का भी अलमिया यही है T20 में कि मिडिल ऑर्डर नहीं होती, टॉप ऑर्डर बैट्समैन आपको मिल जाते हैं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस के मिडिल ऑर्डर में भी कोई परफॉर्मेंसेस नजर आए। फिंगर्स क्रॉस है। आई एम वेरी हार्टन टू सी यंगस्टर्स प्लेइंग। मेरा फोकस जो है वो ज़्यादा इस चीज़ की तरफ है कि यहाँ से नया टैलेंट निकल के आए, सो दैट हम अपनी टीम को बेहतर बना सके जो हमारी क्रिकेट टीम है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नुमान नियाज़ हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना एनालिसिस हमारे सामने रखने के लिए। भाई सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये इस तरह के इवेंट्स होते हैं कि जितनी भी यूथ है या फिर पूरी नेशन इंगेज रह सके और ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सके। इस तरह के केसेस और सामने ना आए जो अभी हमने देखा है, बॉल टेम्परिंग का मामला और फ़खर जमान को जिस तरह से अब 2 मैचेस की पाबंदी लगा दी गई है उनके ऊपर, क्योंकि ये क्रिकेट की स्पिरिट को या गेम की स्पिरिट को ख़राब करते हैं और आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। ऑलराइट जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ करंट अफेयर्स की वजह से किस तरह से चीज़ें जो हैं अफेक्ट करती हैं नेशंस को या मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी को या मुख्तलिफ एज लिमिट के लोगों को, ये बता देते हैं आपको। आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊं कि इस्लामाबाद समेत पंजाब के तालीमी इदारे जिनको बंद किया गया था ऑयल शॉर्टेज की वजह से या फिर ये कह लीजिए कि ऑयल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से, आज से वो तालीमी इदारे खुल चुके हैं। हफ्ते में 5 दिन तालीमी सरगर्मियाँ होंगी। कराची, हैदराबाद समेत सिंध में भी तालीमी इदारे आज से खुल चुके हैं और ऑस्टेरिटी मेजर्स के तहत सरकारी गाड़ियों को के कम से कम इस्तेमाल का फैसला भी किया गया है। तफरीही दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है और मुख्तलिफ महकमों के इजाफी बजट पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ में आज से मामूल की क्लासेस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और HEC का किफ़ायत शारी इक़दाम पर भी अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म सामने आया है। यानी कि उनकी तरफ से भी कोशिश की जाएगी कि जितने भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जितने भी आला ओहदेदारान हैं वो कोशिश करें कि कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें ताकि ऑयल की बचत की जा सके, क्योंकि ऑयल हो चुका है बहुत ज़्यादा महंगा और एक्सपेक्टेड ये है कि मज़ीद इसके अंदर हो सकती है ज़्यादा महंगी हो सकती है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम ज़रा बात करते हैं तलहा से। तलहा ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे जानते हैं कि वो क्या हमें बताएंगे और किस तरह से दिख रहे हैं, या कि आज क्लासेस के अंदर बच्चों की हाज़िरी मुकम्मल थी, कम थी, या फिर कैसे उनके जज्बात से। तलहा, ओवर टू यू, बताइएगा क्या देखा आज आपने? बच्चे आए, स्टार्ट कर ली उन्होंने क्लासेस, और या फिर अभी हाज़िरी कम थी आज के दिन?
पेट्रोल शॉर्टेज की वजह से, ईरान इसराइल जंग की वजह से छुट्टियां दी गई थी कि कहीं पर पेट्रोल शॉर्टेज जो है उसका वो ज़्यादा ना हो, और उसकी वजह से जो है वो ये छुट्टियां दी गई थी। ताहम अब जो है वो दोबारा से स्कूल्स आज से खुल चुके हैं। पहले स्पेकुलेशंस थी कि शायद छुट्टियां एक्सटेंड हो जाएं, लेकिन वज़ीर तालीम पंजाब राणा सिकंदर हयात ने भी ये ऐलान किया कि 1 अप्रैल से ही स्कूल जो है वो खुलेंगे, और आज उनके ऐलान के मुताबिक पंजाब भर के तमाम तर तालीमी इदारे खुल चुके हैं। उस्ताज़ा को यही जो है वो शिकवा है हुकूमत से कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर उस तरह से बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता, उस तरह से तदरीस का अमल जारी नहीं रखा जा सकता, लिहाजा किसी भी सूरत के अंदर स्कूल्स की बंदिश जो है उसको नहीं होना चाहिए और स्कूल जो है वो खुले रहने चाहिए। ताहम आज से जो है वो स्कूल दोबारा खुल चुके हैं, बच्चों का तदरीसी अमल दोबारा शुरू हो चुका है, बच्चे अपनी क्लासेस के अंदर हैं। आज हैरत अंगेज़ तौर के ऊपर हाज़िरी भी जो है वो 95% से ज़्यादा देखने में आई है, क्योंकि पहले नॉर्मली देखा यह जाता है कि जब भी छुट्टियों के बाद स्कूल खुलते हैं तो पहले 1-2 दिन हाज़िरी कुछ कम रहती है। ताहम आज 95% हाज़िरी इस बात का सबूत है कि बच्चे भी जो है वो घरों के अंदर तंग आ चुके थे और दोबारा अपनी क्लासेस को लौटना चाहते थे। आई मस्ट से तला, आपकी सुबह का आगाज़ बड़ा अच्छा हुआ होगा, नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ आपने क्लासरूम में बैठ कर किया, आपको अपने स्कूल डेज याद आ गए होंगे। मेरे लिए सरप्राइजिंग ये कि 95% हाज़िरी थी, विच इज़ वेरी गुड। पेरेंट्स जो है ना वो बहुत सीरियस थे बच्चों को स्कूल भेजने के मामले में, जो कि होना भी चाहिए। हम ज़रा कराची चलते हैं, कराची में देखते हैं कि किस तरह से क्या सिचुएशन है और कितने बच्चे जो है ना उन्होंने आज क्लासेस अटेंड की हैं। तो हमारे साथ साजिद मौजूद है। साजिद, बताइएगा कराची में कितनी हाज़िरी रही है, कैसा एंथुजियाज़म था बच्चों का आज क्लासेस को लेकर? हुकूमत की किफ़ायत शुआरी मुहिम के तहत 15 रोज़ तक स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ शहर भर में और सूबे भर में बंद रही हैं, और उसके बाद आज से जो है ये तालीमी सिलसिला दोबारा से शुरू हो चुका है। वज़ीर तालीम की गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे अब वो फ़िज़िकली जो है वो अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे और वहाँ पर तालीमी जो मैदान है उसका सिलसिला दोबारा से शुरू किया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि आज सुबह से ही तमाम ही स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो खुल चुकी हैं और बच्चे फ़िज़िकल जो हैं अपनी क्लासेस अटेंड करने के लिए अपने अपने मराकज़ में पहुँचे हैं। शहर भर में और सूबे भर में 15 मार्च से जो है ये मुनक़ता हुई थी और तमाम इंस्टीट्यूट्स को जो है वो बंद करने के अहकाम दिए गए थे, लेकिन 15 रोज़ के बाद अब वज़ीर तालीम की जानिब से जो है ये ऐलान किया गया है कि तमाम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ खोल दी जाए। और आज सुबह से हम देख रहे हैं कि जो स्कूल की गहमा गहमी थी, जो बच्चे सुबह सवेरे यहाँ पर स्कूलों में पहुँचते थे, उनका सिलसिला शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ क्लासेस जो हैं वो अब जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। ये भी कहा गया वज़ीर तालीम की जानिब से कि सिंध भर में और कराची में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, तालीमी इदारे हैं, वो हफ्ते और इतवार के रोज़ बंद रखेंगे और जो किफ़ायत शुआरी मुहिम का सिलसिला है वो इस वक्त जो है वो थमा हुआ नज़र आ रहा है और शहर में जो तालीमी इदारे हैं वो तमाम के तमाम खुल चुके हैं। जी चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह खुल चुकी हैं। आई होप ये तालीम का सिलसिला जो है अब इसी तरह से चलता रहे और दोबारा हमें ज़रूरत ना पड़े इन तालीमी इदारों को बंद करने की, क्योंकि जितनी ज़्यादा छुट्टियां होती हैं उतना ही ज़्यादा बच्चों का नुकसान भी हो रहा होता है। और हमें याद है कि कोविड के दौरान क्या हुआ था, एंड देन बच्चों को ट्रांसफ़र करना पड़ा था अगली क्लासेस के अंदर बगैर एग्ज़ाम्स के। तो थैंक यू सो मच साजिद, हमें कराची से अपडेट करने के लिए और सारी सिचुएशन कराची की हमें बताने के लिए। अगला एक और मामला है जो आपके साथ शेयर करना है, और वो तकरीबन पिछले 8 साल से मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू आप तक पहुंचता रहा होगा। उसका फैसला फाइनली आ चुका है। मैं बात कर रही हूँ अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी का हरासमेंट केस जो है, जो कि बाद में डेफेमेशन केस बन गया था। उसके बारे में लाहौर की सेशन अदालत ने ये फ़ैसला जो है वो सुना दिया है और ये फ़ैसला आया है मीशा शफ़ी के ख़िलाफ़, क्योंकि अली ज़फ़र ने उन पर किया था हत्या के इज़्ज़त यानी कि डेफेमेशन का दावा। और ये कहा गया है एडिशनल सेशन जज आसिफ हयात की तरफ से, जो उन्होंने ये फ़ैसला महफूज किया था, उसमें ये कहा है कि गुलकारा मीशा शफ़ी साहिबा जो है ना वो 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करेंगी अली ज़फ़र को, और जो हरासगी से मुतालिक ट्वीट वो पहले करती रही हैं उससे भी रोक दिया कि अब इस फैसले के बाद वो ट्वीट भी नहीं कर सकती हैं, यानी कि अपना जो भी उनका स्टांस है, जो भी वो सोच रही हैं इसके बारे में, जो उनके थॉट्स हैं, वो आगे जाकर किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर नहीं लिख सकती हैं। जबकि मीशा शफ़ी की जानिब से एडवोकेट साकिब जिलानी ने दलाइल दिए और अली ज़फ़र ने मीशा शफ़ी के ख़िलाफ़ 100 करोड़ रुपए का हर्जाने का दावा किया था। अब मीशा शफ़ी ने अली ज़फ़र पर हिरासगी का इल्ज़ाम लगाया था। थोड़ी सी टाइमलाइन आपके सामने रख देते हैं। 2018 में मीशा शफ़ी ये मामला लेकर गई थी और वर्क प्लेस हरासमेंट का लॉ जो है उसके तहत उन्होंने फेडरल ऑम्बुड्सपर्सन के अंदर ये सारा मामला दायर किया था। वहाँ से ये फैसला आया 2018 में ही कि क्योंकि उनका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिश्ता साबित नहीं हुआ तो इसलिए उनका ये केस बनता नहीं है।
उन्होंने इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मीशा शफी ने चैलेंज किया एंड देन अली जफ़र डेफेमेशन केस फाइल करते हैं 2018 के अंदर ही मीशा शफी के ऊपर कि उनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं है, कोई गवाह मौजूद नहीं है, वो साबित नहीं कर पाई हैं कि वाकई में अली जफ़र ने उनके ऊपर हरासमेंट की थी या उनको किसी तरीके से तंग किया था। तो ये सारा मामला जो है बहुत सारे हमारे लिए ना सवालात खोलता है, क्योंकि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो चंद लोगों की ज़िंदगियों को मुतासिर नहीं करते बल्कि कई सवालात अपने पीछे छोड़ के जाते हैं। जैसे कि ये हाई प्रोफाइल केस जो है, अब इसमें मजमूई तौर पर 20 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए थे। सवाल अब ये क्या छोड़ के गया है कि भाई हमें जो हरासमेंट लॉज हैं उनको एक मरतबा फिर से रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, या और इसके साथ साथ सबूत और बयानात और गवाह उनकी अहमियत कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड देन अगर आपके पास गवाह मौजूद नहीं है, आपके पास सिर्फ एक एक्सपीरियंस मौजूद है जिसको आप जाकर बता सकते हैं किसी अदालत के अंदर, तो फिर उसके ऊपर लॉ को क्या वाकई में तब्दील होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत सारे सवालात ये केस छोड़कर गया है। कोशिश करेंगे आने वाले शोज़ के अंदर इसके ऊपर मज़ीद थोड़ी सी खुलकर भी बात की जाए और हमारे साथ कोई मौजूद भी हो जो इस पर मज़ीद अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे सके, अपनी एक्सपर्ट राय दे सके। लेकिन अभी मुझे जाना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से हम वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद मी। ब्रेक के बाद खुशामदीद आपको कहेंगे। एक और इंतहाई अहम मामला है जो कि आगे आने वाले वक्त के अंदर हमारी ज़िंदगियों को मुतासर कर सकता है, एंड दैट इज़ कि ईरान जंग, जिसकी वजह से एक ऑयल प्राइसेस और इन्फ्लेशन के अंदर तो इजाफा हो ही रहा है, तो वो सिर्फ मशरिक़ वुस्ता को अफेक्ट नहीं कर रहा बल्कि पूरी दुनिया की मईशत को एक तरह से उसने हिला कर रख दिया है। ख़ास तौर पर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जब से बंद हुई है उसकी वजह से तेल और गैस की तरसील बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है और आलमी मंडी में तवानाई की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। और ये जो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हुई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, कल हमने आपको पेरिस का बताया था, वहाँ पर भी एहतजाज किया जा रहा है, अमेरिका में एहतजाज किया जा रहा है, दीगर कंट्रीज़ में एहतजाज किया जा रहा है। अब इसका असर जो है ना एक और फील्ड के ऊपर बहुत तेज़ी से पड़ रहा है और वो है एग्रीकल्चर का शोबा, ज़राई शोबा, क्योंकि खाद ख़ास तौर पर यूरिया कुदरती गैस से तैयार होती है। RLNG जो है ना उसके लिए ज़रूरी होती है। दुनिया में यूरिया की एक बहुत बड़ी पैदावार मशरिक़ वुस्ता में होती है, जिसमें सऊदी अरब शामिल है, जिसमें कतर शामिल है, जिसमें ओमान है, UAE है यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात, और इसके साथ साथ ईरान भी शामिल है। अब जंग की वजह से ना सिर्फ इसकी पैदावार मुतासर हो रही है बल्कि हो ये रहा है कि सप्लाई चेन जो है ना वो भी दबाव का शिकार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होने की वजह से। यही वजह है कि आलमी सतह पर यूरिया की कीमत तकरीबन $470 फ़ी टन से बढ़कर $700 फ़ी टन तक पहुंच चुकी है। कितना बड़ा, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि डबल का जंप आ गया। सवाल यह है कि पाकिस्तान पर इसके असरात जो है ना वो क्या होंगे। पाकिस्तान में यूरिया और DAP ज़रूरी पैदावार की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, उसकी बैकबोन समझा जाता है। खुशाइन बात यह है कि मुल्क में यूरिया की मकामी पैदावार तलब के करीब है, यानी कि एक तरफ तो यूरिया यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, इंडिजिनसली लोकली प्रोड्यूस किया जाता है, वो इतना है तकरीबन कि हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। जबकि DAP की बात करें तो इसमें कुछ इन्हिसार हमारी दरामदात के ऊपर भी होता है। माहिरीन ये बताते हैं कि आइंदा ख़रीफ सीज़न के लिए यूरिया की सप्लाई तो फ़िलहाल हमारे पास काफ़ी मौजूद है, बज़ाहिर मुस्तहकम है, लेकिन जब रबी सीज़न आएगा तो उसके अंदर हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो लेट्स होप कि तब तक हालात थोड़े बेहतर हो जाएँ ताकि मज़ीद हमें मसला ना हो इस सारी सिचुएशन के ऊपर। तो अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान डिपेंडेंट है कुछ हद तक इंपोर्ट्स के ऊपर भी RLNG की, ताकि DAP जो है ना उसको प्रोड्यूस किया जा सके, एंड एट द सेम टाइम लोकली भी हमारे पास इतनी RLNG मौजूद होती है जिससे हम पैदावार कर सकते हैं यूरिया यानी कि खाद की। हमारे साथ मौजूद हैं एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट है जावेद सलीम कुरैशी साहब। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं और वो कितने परेशान हैं इस सप्लाई चेन के मुतासर होने से। जावेद साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि जो आलमी खाद की मार्केट है इसके अंदर जो हम अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव देख रहे हैं, पाकिस्तान को ये मुतासर कर सकता है अगर हम नियर फ्यूचर के अंदर देखें, या अभी हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है? मेरा ख्याल है कि जो आलमी मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा असर इसलिए पाकिस्तान के मार्केट पे नहीं आएगा कि जो यूरिया वगैरह हम लोकली प्रोड्यूस करते हैं, जो ये हमारा लोकल प्रोडक्शन है सारी की सारी। तो अगर हम उस प्राइस को मद्देनज़र रखें
तो मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, अगर जो खाद माफिया है उसने फैसला कर लिया है कि उसने किसान की जेब को काटना है इस इंटरनेशनल मार्केट को सामने रख के, तो उनको रोकने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम मौजूद नहीं है पाकिस्तान के अंदर। मैं पिछले 30 साल से इस कारोबार से मुंसलिक हूँ ज़राअत के। तो असल में तो गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल रिक्वायर्ड है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी, और गवर्नमेंट को ये समझना भी चाहिए कि ज़राअत अगर नहीं है ना, आज के दौर में जो कुछ आज वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड मार्केट में हो रहा है ऑयल के साथ, तो ये इनकी बेसिकली ये जो जुबानी कलामी तो कहते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, तो आप समझ लें कि ये वाकई रीढ़ की हड्डी है। और इस हड्डी को कुछ हुआ तो उठना भी मुश्किल हो जाएगा, बैठना भी मुश्किल हो जाएगा, खड़ा होना भी मुश्किल होगा। तो इसलिए ज़राअत को स्पेशली गवर्नमेंट फोकस करे। और ये जो माफियाज हैं जो कीमतें बढ़ा के किसान की जेबें काटते हैं, अच्छा, उन माफियाज के हाथ को पहले ही उन्हें हथकड़ी लगानी चाहिए। आई एग्री विद यू। और ये प्रिएम्प्टिव मेजर्स लिए जाने बहुत ज़रूरी हैं। आप सही तरफ बिल्कुल इशारा करें जावेद साहब। अच्छा, अगर मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में हमारे देखने वालों के लिए और मेरे अपने लिए मैं पूछना चाहूँ समझने के लिए, अभी कितने अरसे तक हमें बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं है और हमारे पास इतनी जो है ना वो मौजूद है, खाद मौजूद है, चाहे वो लोकली प्रोड्यूस्ड हो या फिर हम इंपोर्ट पर इन्हिसार करके बना रहे हों, कि हमें बिल्कुल मसला नहीं होगा? कितने अरसे तक के लिए बिल्कुल मसले की बात नहीं है? देखिए, आपने इसमें क्रॉप्स को फोकस करना है कि इस वक्त कौन कौन सी फसलों ने लगना है। जब गंदम की कटाई होनी है तो गंदम के बाद मेज ने लगना है, राइस ने लगना है और उसके बाद कॉटन ने लगना है। ये 3 हमारी मेजर क्रॉप्स ने लगना है और लगनी शुरू हो गई है। मेज ऑलमोस्ट जो है वो क्लोजिंग की तरफ जा रही है। जो यूरिया डलना था वो डल चुका है उसके अंदर। अब कॉटन जो है, कॉटन का फर्स्ट फेज गुजरा है। उस फर्स्ट फेज के अंदर इसको जितनी यूरिया चाहिए वो ले चुकी है, लेकिन सेकंड फेज, बड़ा फेज सेकंड फेज होता है जो ये रकबे 6 से 7 मिलियन एकड़ पे जाएगा। तो उसके लिए इनको जो हमारे पास स्टॉक्स अवेलेबल हैं, मेरा अपना ख्याल है कि हाईएस्ट यूटिलिटी वीट के ऊपर होती है यूरिया की। और ये बाकी सारी अगर हम फसलें देखें तो उसका 40% के करीब बाकी फर्टिलाइजर यूज होती है बाकी सारी क्रॉप्स के ऊपर। तो इसमें कोई किसी किस्म का मेरे लिहाज से तो कोई, अगर माफिया को कंट्रोल कर लिया जाए तो इस हमारे पास स्टॉक्स भी अवेलेबल हैं और इसको आराम से फार्मर्स को सप्लाई भी किया जा सकता है। और खासकर जो मैंने बेसिक बात की है कि ज़राअत अब पहले शायद इम्पोर्टेंट थी, लेकिन इतनी बड़ी इम्पोर्टेंस नहीं थी जितना जो वर्ल्ड मार्केट में जो दुनिया में चेंजेस आने वाली हैं इस वार के बाद और इसका जो पोस्ट इफेक्ट्स होने हैं उसके अंदर इसकी अहमियत में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बात कर रहे हैं। अच्छा जावेद साहब, अगर मैं परसेंटेज के अंदर आपसे पूछूं कि आपने खुद ही बता दिया और हमने भी बताया था कि लोकली भी हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एंड कुछ हद तक कुछ परसेंटेज ऐसी है जिसके लिए हम डिपेंडेंट हैं इम्पोर्टेड RLNG के ऊपर। तो कितने % हमें इम्पोर्ट के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है? और क्या आप, क्योंकि 30 साल से वाबस्ता हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी राब्ते में होते होंगे, क्या आपको ऐसी कोई पॉलिसी बनती हुई या ऐसे कोई इकदाम होते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाएं इस पैदावार के अंदर, इंपोर्ट के ऊपर हमें इन्हिसार ना करना पड़े आने वाले वक्त में? देखिए जी, पहले भी यूरिया पिछली क्रॉप पे भी फार्मर्स ने कम यूज किया, वो भी इनके पास पड़ी हुई है। और जो करंट क्रॉप, जिस तरह मैंने बताया कि इसके ऊपर जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है ना, उसके ऊपर बिल्कुल आप इन्हिसार कर सकते हैं। बाहर से मंगाने के लिए हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जब मैं यूरिया की बात कर रहा हूँ तो इसको बाहर से मंगाने की इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अगर हम जो प्रेजेंट स्टॉक्स डीलर के पास मौजूद हैं, गवर्नमेंट प्रोएक्टिव हो और उसको नोट करे और जो प्रोडक्शन निकले फैक्ट्री से वो बजाय इसके के माफियाज के हाथों में जाए, उसकी इंश्योर करे कि वो फैक्ट्री टू द फार्मर स्टेप के ऊपर जो जितने भी दरमियान में डिस्ट्रीब्यूटर के या डीलर के स्टेप्स आते हैं उन सब को मॉनिटरिंग करे प्रॉपरली। तो ये इस गवर्नमेंट को इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं आएगी। और सिर्फ अगर गवर्नमेंट अपनी मॉनिटरिंग भी नहीं कर सकती, पैसे तो नहीं मांग रहा ना किसान, मैं ये नहीं कह रहा इसको सब्सिडी दे दें, लेकिन अगर पैसे भी नहीं देने और मॉनिटरिंग भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो फिर गवर्नमेंट बैठी किस लिए हुई है? मतलब ये बड़ी तल्ख बातें हैं, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कान खुलने चाहिए, तल्ख है लेकिन जरूरी है, सुनना चाहिए, लेकिन जरूरी है। जौहर साहब, मैं चाहूंगी कि आप ये जो आपने मॉनिटरिंग के बारे में बताया, इसके अलावा आप क्या प्रपोज करेंगे कि जो फौरी तौर पर किया जाना चाहिए
इंतज़ार ना किया जाए कि खुदा न खासा कल को जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएं और किसानों को खाद अवेलेबल ना हो, फौरी तौर पर गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? लेकिन ये एग्रीकल्चर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, दिस इज नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट के पास मैपिंग मौजूद है कि इस वक्त जो अगली क्रॉप्स आ रही है कितने कितने एकरेज पे ये तीनों क्रॉप्स ने लग जाए, ये नंबर 2 है। ठीक है। और ये डाटा गवर्नमेंट के पास मौजूद है और इस डाटा के मुताबिक गवर्नमेंट के पास ये यूटिलिटी भी मौजूद है, डीलर वाइज ये यूटिलिटी मौजूद है कि कौन से डीलर ने कितनी फर्टिलाइजर यूज किया है इस क्रॉप के ऊपर। अप्रैल के महीना को मैं फोकस कर रहा हूँ, अप्रैल और मई भी साथ जोड़ में कि 2 महीनों के आपका पॉइंट आ गया, वी आर आउट ऑफ टाइम, वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने प्रपोज किया। आई होप जो स्टेक होल्डर्स देख रहे हैं ना वो इनको सुने। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद आम टॉपिक्स हैं उन पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अहमद जावेद साहब कहते हैं कि आखिरत के मामले में सेल्फिश होना चाहिए और दुनिया के मामले में, दुनिया के ताल्लुकात के मामले में सेल्फलेस होना चाहिए। लेकिन जब ये सेल्फलेसनेस इतनी बढ़ जाए कि आपकी अपनी ज़िंदगी मुतासर होना शुरू हो जाए और आपकी अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल स्टेट मुतासर होना शुरू हो जाए, उस वक्त ज़्यादा मसला शुरू हो जाता है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर देख रहे होते हैं कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत ही सेल्फलेस होकर ना हमारी खिदमत कर रहे होते हैं, हमारे साथ हमारा ख्याल रखना, हमें खुश रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम वो अपने आप को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, चाहे वो दोस्तों का मामला हो, फैमिली का मामला हो, चाहे उनकी हेल्थ मुतासर हो रही है, चाहे उनकी इमोशनल स्टेट ठीक नहीं है। तो उस सूरत में क्या करना चाहिए, किस तरह से आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं या फिर किस तरह से आप ना कहना सीख सकते हैं। एक तरफ नार्सिसिज्म है जो कम्प्लीटली सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो हम इसका ऑपोजिट कह सकते हैं, एंड देयर इज अ वर्ड फॉर इट एज वेल, इसको मैंने चेक किया था, एकोइज्म, कि आप अपने आप को कम्प्लीटली निगलेक्ट कर दें। अब हेल्दी बाउंड्रीज किस तरह से सेट करनी है, कैसे हम अपनी माओं को बता सकते हैं कि अगर आप इफ्तारी बनाते वक्त हमारे साथ बैठकर इफ्तारी कर लेंगी तब भी आप अच्छी अम्मी ही हैं, तब भी आप बुरी अम्मी नहीं हैं। हमारे साथ माहिर नफ्सियात ताहिरा मलिक साहिबा मौजूद हैं। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन्होंने हमें ज्वाइन किया, तो उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले ये बताइए कि आप भी अपने आप को ऐसे ही निगलेक्ट करती रहती हैं जैसे अम्मियाँ बाकी सारी कर रही होती हैं, या फिर नॉट एट ऑल? ओके, वो टेंडेंसी ऐसी है सोसाइटी की, हमें पाला ऐसा गया है कि वो कभी कभी हो जाता है, बट जैसे ही, क्योंकि मैं एक अवेयर वो हूँ, पर्सन हूँ और मुझे सिखाया गया है ये सब, और ये मैं सुनने वालों को भी यही कहूँगी कि जब तक आप अपने आप को बार बार याद नहीं दिलाएंगे ना, तो नेचुरली बाउंड्री विल नॉट कम टू यू, या सेल्फ केयर विल नॉट कम टू यू एज अ वुमन। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक दिन मैं उठूंगी और अपना ख्याल खुद ही करने लगूंगी, या अगर आप अम्मी से उम्मीद कर रही हैं या किसी से, होगा नहीं। ये रोज़ याद दिलाना है अपने आप को, जैसे होमवर्क नहीं देते बच्चे। अच्छा, अपने आप को याद दिलाना है या सामने वाले को? बिकॉज अगर आप खुद भी करें ना तो समटाइम्स आपको ये भी सुनना पड़ता है कि कितनी सेल्फिश हो गई, आपको खुद से टेंडेंसी फील होती है कि मैं सेल्फिशनेस तो नहीं कर रही हूँ अपना ख्याल रखकर। देखिए, असल में हम दूसरों से इतनी उम्मीदें कर नहीं सकते ना, क्योंकि चलो घर वालों को हम सिखा लेंगे, काम में क्या करेंगे, सोसाइटी में क्या करेंगे, तो इट स्टार्ट्स विद यू। आप अपने आप को याद कराना है कि देखो मैं इंपॉर्टेंट हूँ। कहते हैं ना, आप लोगों को सिखाते हैं कि मुझे कैसे ट्रीट करो, यू टीच अदर्स हाउ टू ट्रीट यू। सो आपने दूसरों को बताना है। बाउंड्री स्टार्ट आपसे होती है, अब सेल्फ केयर स्टार्ट अपने आप से होती है। तो उसमें ये होता है, सबसे पहला स्टेप जो है ना वो ये है कि अपनी वैल्यूज़ को पहले जानें कि फॉर एग्जांपल आप हैं या मैं हूँ, तो मेरी क्या वैल्यूज़ हैं, मैंने अपना ख्याल कितना करना है, मुझे क्या चीज़ नहीं पसंद। फॉर एग्जांपल मुझे कोई ऊंचा बोले तो मुझे नहीं पसंद खुद से, राइट? तो ये मेरी कोर वैल्यू हो गई ना, तो मेरी एक वैल्यू है कि मुझे ऊंचा बोलना नहीं पसंद। तो जब पहले ये सेट कर लें मुझे क्या नहीं पसंद, जैसे अफ्तारी बनाना मुझे नहीं पसंद, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पसंद कि मैं रोज़े से पहले आधा घंटा पहले भागूं, मुझे नहीं पसंद कि काम पे मुझे लोग एक्स्ट्रा काम दे दें, बॉस, या रात को फ़ोन कर दें 12 बजे कि ये काम था सुबह, अगर उनको याद आ गया। ये सब है मेरी वैल्यूज़, पहले ये सेट कर लें और फिर उनको असर्ट करने के तरफ जाएँ। राइट, तो सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब ताहिरा, हम एक ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, स्पेशली मैं ना फोकस करना चाहूँगी हमारी जो अम्मियों की जनरेशन है, क्या उनके ऊपर, और कुछ हद तक हमारी जनरेशन भी, बिकॉज मैं अपना अगर बचपन याद करूँ तो सबसे पहली चीज़, चाहे आप वर्बली सिखा रहे हैं या फिर आप कह रहे हैं कि आप ऑब्जर्वेशन से सीख रहे हैं, कि जो जितनी ज़्यादा सेल्फलेस खातून होगी उसको एग्जाम्पल के तौर पर कोट किया जाएगा, उसको देखो, वो सुबह उठ जाती है कितने बजे, और ना चाहे उसको पसंद है या नहीं पसंद, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर इतने ज़्यादा है कि वो उसको सुबह उठना पड़ता है, उसके घर के हालात ऐसे हैं। तो हमारी अम्मियों को, जिनकी अब जिंदगियाँ जो है ना वो तकरीबन 50, 60 साल, 70 साल गुजर चुकी हैं, उनको हम कैसे सिखा सकते हैं जब उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस एक यकीन के साथ गुजारी है कि एक खातून की जिम्मेदारी है कि उसने अपने घर वालों का ख्याल रखना है, चाहे वो अपना ख्याल रख सके या ना रख सके। हाँ, असल में
अम्मी का जहाँ तक है ना, वही बात है कि वो जनरेशन थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहूँगी होपलेस हो गया, लेकिन ये कि थोड़ा सा वो इस तरफ हो गया। क्या आप यही रही हैं वैसे? हाँ, नहीं, उनका ये कि जब तक ड्रास्टिक कोई बहुत ज़्यादा अम्मी को चेंज ना अपने अंदर ले आए ना, या सारी फैमिली मिल के उनको कहे, इंक्लूडिंग द मेल पार्ट्स ऑफ द फैमिली, यू नो, चाहे वो बेटा है चाहे वो भाई है, तो अगर वो मिल के आप लोग बैठ के एक मीटिंग करें, चाहे वो हस्बैंड है, बिल्कुल, वो जब तक ना कहे तब तक तो ये नहीं होने लगा। अभी जो मुझे थोड़ी उम्मीद ये है वो ये है अगली जनरेशन से, क्योंकि देखें जो असल कहते हैं ना एक जो जुल्म है सोसाइटी का, वो ये है कि वो अगली जनरेशन पे अपनी बुराइयां ट्रांसफ़र करते जाते हैं, अपने ट्रॉमास ट्रांसफ़र करते तो रहते हैं। वो अगर ये जो आपकी जनरेशन है या ये जो लोग हैं ये अगर ये कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे बात गलत आती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जिसमें मैं एक स्टेप बता दूंगी देखने वालों को, अगेन कि इसमें ड्रास्टिक चेंज, बहुत बड़ी चेंज आप लाएंगे तो होगा, और वो चेंज ये है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ। सोसाइटी जो मैसेज देती है वो ये देती है कि तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो। जो कलेक्टिव सोसाइटीज़ होती है ना, हिस्ट्री में देखा गया है कि जो ग्रुप के ऊपर फोकस होता है ना, जिसका कि सोसाइटी ठीक रहे, फैमिली ठीक रहे, वो हमेशा औरत को, स्पेशली जेंडर को थोड़ा सा दबा दिया जाता है वहाँ उसकी नीड्स को। और जो सोसाइटी इंडिविजुअलिस्टिक है, जैसे वेस्ट की सोसाइटी हम कहते हैं ना कि वो एक फर्दी जिसे कहते हैं ना, खुशी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, वहाँ ये आसान है थोड़ा बाउंड्री रखना। तो सबसे पहले तो ये सोचें कि आप इम्पोर्टेंट हैं, फर्द भी इम्पोर्टेंट है, माशरा भी इम्पोर्टेंट। खुद सोचना पड़ेगा कि भाई आप इम्पोर्टेंट है, तभी आप दूसरों को बता सकते हैं या फिर आप एक्सर्ट कर सकते हैं दूसरों के ऊपर। अच्छा ताहिरा, एक खातून घर में जो काम करी है, ये वैसे सिर्फ खातून से मुतालिक नहीं है, जेनेरिक ही है, लेकिन ज्यादा खातून क्योंकि खवातीन ज्यादा इसके ऊपर उनके ऊपर प्रेशर होता है कि उन्होंने सबका ख्याल रखना है, तो मैं इसलिए फोकस उस पर कर रही हूँ। खवातीन जो हैं, अगर उनको रियलाइज हो गया कि भाई मैं बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रख रही, और एक दिन उठ के वो सोचती हैं कि भाई आज से मैंने कुछ करना शुरू करना है, जब वो अपने रवैये के अंदर तब्दीली लाएगी, सबसे पहले तो चैलेंजेस उसको अपने घर से फेस करना शुरू हो जाएंगे। तो उसको वो किस तरह से फिर मैनेज करे, जब एक दिन सुबह उठ के कहेगी भाई मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद, तो अगर जो हस्बैंड है उसको कुछ और आदत है, बच्चों को कुछ और आदत है, ससुराल वालों को कुछ और आदत है उसके रवैये की, तो फिर उनको वो कैसे मैनेज करेगी? वही बात है ना, सबसे पहले तो ये मैनेज करिए ना कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ और मेरी बात होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा हम ये करते हैं कि जब बाउंड्री कोई तोड़ता है, हमारी हद कोई पार करता है, तब हम बोलते हैं। बेहतर तरीका ये है कि एक दिन जब वो सुबह उठी है तो वो पहले बता दे कि ये मेरी बाउंड्री है, मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ऐसे होगा, तो आप लोग ये ना कीजिएगा। जब सिचुएशन में आके आप बताते हैं ना, किसी ने आपकी बाउंड्री क्रॉस कर दी, बदतमीजी कर दी, उसके बाद फिर आपकी बात इतनी इफेक्टिव रहती नहीं है, राइट? फिर वो लड़ाई में बदल जाती है ना, तुमने ये कहा, मैंने ये कहा। तो एक तो आप पहले सुबह जिस दिन उठी हैं और ख्याल आ गया, विच इज़ ग्रेट, तो आप उठते ही पहले बता दें। अच्छा, बाउंड्री का सबसे इंपॉर्टेंट है ना एक पार्ट, वो है क्लियर कम्युनिकेशन। हमारी खवातीन क्यों अक्सर रिजेंटफुल रहती हैं? हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन ही तो नहीं है। नहीं, लेकिन हमारा कसूर है ना, हम गुस्से में रहते हैं कि हमारे साथ ये नहीं हुआ, नाराज़ रहती हैं। मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं बहुत उदास हैं, हस्बैंड से नाराज़ है, भाई आपने बताया भी नहीं ना। फिर अक्सर हस्बैंड कहते हैं कपल काउंसलिंग में कि मुझे इसने बताया ही नहीं। अच्छा, मुझे तो नहीं पता, ये जो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी होती है ना हस्बैंड्स की। नहीं, लेकिन मैं खवातीन को ये कहूँगी, देखिए हम उनको कब तक ब्लेम करेंगे ना। देखिए, आई एम अ फेमिनिस्ट, बट ये कि हम कब तक मर्द को ब्लेम करेंगे इस बात पर? आप खुद भी तो चार्ज नहीं ले रहे ना, आपकी अम्मी आपको भी नहीं सिखा रही, राइट? तो आपने उठ के सुबह सुबह एक तो क्लियर कम्युनिकेशन कर, आसान भी तो नहीं होता है ना ताहिरा, ये बहुत ही मुश्किल है। आपने बचपन में जो कुछ सीखा है, जो आपकी बुनियाद बनी है, जो बिल्डिंग जिस बुनियादों के ऊपर खड़ी हुई है, वहाँ पर ही अगर थोड़ा सा कुछ मसले मसाइल हैं इस तरह से, मैं ये नहीं बिल्कुल भी कह रही कि आपने ख्याल नहीं रखना, ख्याल रखना जरूरी है। जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जो आपकी फैमिली है, उनका ख्याल रखिए, लेकिन क्या वो रेसिप्रोकेट हो रहा है या नहीं हो रहा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उधर से भी आपको उसी तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और क्या आपकी इमोशनल बाउंड्रीज को कोई क्रॉस तो नहीं कर रहा? अच्छा, बाउंड्रीज तरह तरह की है ना, जिस पे हम बात करें। एक तो फिजिकल बाउंड्री है कि मेरे कमरे में कोई ना आए, मेरा कपड़े को यूज़ ना करे, मैंने खाना नहीं बनाना, थक गई हूँ। एक इमोशनल बाउंड्री बहुत क्रॉस हो रही होती है खवातीन की, उस पर हमारा फोकस नहीं होता। एंड दैट इज फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैंने कहा कि डिसरिस्पेक्ट हो रही है, या मुझे कुछ बात पे दुख है, मैं उदास हूँ, किसी और घर की रीज़न है, काम की रीज़न है, और मुझे कोई कह रहा है बस खड़ी हो जाओ, कोई मसला नहीं है, सब ठीक है यार, चेयर अप। मुझे कुछ ना इंसिडेंट्स याद आ गए मेरे करीबी लोगों के कि कुछ नहीं होता, कर लो काम, कुछ नहीं होता। इमोशनल, ये तो वो मसले हैं, तो वो क्रॉस हो रहे हैं, वो भी क्लियर कर दें। अगर उधर से मना करने पर या फिर अपनी जो भी इमोशनल बाउंड्री है या अपनी बाउंड्रीज को एग्जर्ट करने के ऊपर आपका रिश्ता खराब होना शुरू हो गया, देन व्हाट टू डू? देन दैट मींस द रिश्ता वाज ऑलरेडी खराब, और आपको रियलाइज हमारे मुआशरे के अंदर होता यही है ना कि सिर्फ रिश्ते को बचाने के लिए सारे अक्सर तो जुल्म भी सह रहे होते हैं, मारपीट भी सह लेते हैं, तो इमोशनल बैगेज जो है वो इतना मैटर ही नहीं करता। मैं सुनने वालों को एक और बात कहूँगी कि ये थोड़ा सा आसान एक्सक्यूज़ है कि रिश्ता ख़राब हो जाएगा, मैं ना बोलूँ। मैंने अपने खुद एग्जाम्पल्स में देखा है कि रिश्ता इतना कमज़ोर है नहीं जितना आप समझ रहे हो, या इतना हाँ, यू कैन कॉल द ब्लफ ऑफ द अदर पर्सन। मेरे पास बहुत खवातीन आती हैं ऐसी जो कहती हैं कि अगर मैं ये बोलूँगी तो मुझे वो तलाक दे देगा खुदा न खास्ता, और मैं उन्हें ये समझाती हूँ थ्रू थेरेपी कि नहीं, ये नहीं होगा, और वही हुआ। एक दफ़ा नाराज़ हुआ, उसने एक दफ़ा पुश किया। देखें ना, अगर खुदा न खास्ता आपकी किसी बुली से शादी हो गई है, या आपके
पेरेंट्स बुलीज हैं या कोई, तो बुली my क्या God. करते हैं, वो थोड़ा पुश करते हैं, और जब आप खड़े रहते हैं अपनी बाउंड्री के साथ तो वो पीछे हटते ही हटते हैं। देखिए दो तरह के सिनेरियो You है, have to take stand. हर शादी नहीं टूटती और ना ही हम तोड़ना चाहते हैं, एग्जैक्टली। हम एफर्ट ही नहीं करते। मैं जब भी ख़वातीन से या किसी भी जो कमज़ोर पार्टी होती है काम के वर्क प्लेस पे फ्रेंड्स में, मैं उनको ये समझाती हूँ कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है। थोड़ा मेरा टेक डिफरेंट है, सॉरी इस पर, कि मैं आई बिलीव इन स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, नथिंग रॉन्ग। लेकिन मैं यकीन दिलाती हूँ सुनने वालों को कि बहुत सारे सिनेरियोज में आप वर्स्ट फील कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इतना बुरा होता नहीं है। ओके, टाइम लगता वो है, सिर्फ आपकी थिंकिंग होती है जो आपको ऐसा टाइम फील करवा लगेगा, रही होती है। तूफान आएंगे, लेकिन तूफान खत्म हो चलें जाएगा। घर से थोड़ा सा बाहर निकलकर जरा आप आ जाते हैं वर्क प्लेस के ऊपर, और वर्क प्लेस पे सिर्फ खवातीन नहीं, इवन मेल बॉस है और मेल ही एम्प्लॉई है, तो उनके दरमियान भी इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। एंड सम टाइम जो ज़्यादा काम करने वाला होता है और कुछ कह नहीं रहा होता ना, उसके ऊपर कहते हैं कि इसको काम देते रहें एंड देन फिजिकली भी बर्न आउट आप फील करते हैं, इमोशनल बर्न आउट आप फील करते हैं। वहाँ पर आप कैसे फिर अपनी बाउंड्रीज को सेट करें? अगेन बात देखें, वहाँ पे यहाँ पे बहुत सीरियस दो सिनेरियोज हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा शायद काम, हाँ बाउंड्री थोड़ी क्रॉसिंग कॉमन हो गई है। अच्छा, इसमें बहुत 2-3 फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक भी हैं। आई एम रियली ग्लैड कि जो जेनजी आए हैं ना, वो आके ना सबको ट्रेन करें कि भाई अब ऐसे नहीं वो चलेगा। कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं वैसे, वो और तरफ कर रहे हैं। हाँ, अच्छा अगेन भी वही बात है, यहाँ पे भी वही बात है कि पहले आप देख लें कि रूल्स क्या हैं, अपनी जेडी क्लियर करें, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी आपकी, क्या है। ये तो नहीं कि आप जाती कर रहे हैं दिस वाज नॉट इन माय कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो जेडी क्लियर कर लें, आप कितनी लिमिट तक जाना चाहते हैं। अच्छा, ये भी बुराई नहीं है कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लें, नथिंग रॉन्ग। अपनी मर्जी से करें, वो एक अलग बात है ना कि आपको स्ट्रेस करके फोर्स करके अगर कहा भाई अब करके लाना है, आपने वीकेंड के ऊपर भी काम करके लाना है, ये तो फिर आपकी अगेन क्लियर बाउंड्रीज की कम्युनिकेशन। अगेन वर्क प्लेस पे भी मैं यही कहूँगी, क्लियर कम्युनिकेशन विद द बॉस, नॉट जबकि काम आपसे मिस हुआ है उस दिन नहीं, जिस दिन काम मिस हो गया उस दिन नहीं करना ये, ठीक है। ये काम मिस हुआ तो बॉस तो गुस्से में है ना, ठीक है ना। आप रोज उसकी कॉल 12 बजे उठा रहे हैं और सडनली आप कहते हैं कि नहीं आज तो मैंने नहीं उठानी, 10 बजे फ़ोन, ये गलत है। यू हैव टू टेल द बॉस। मीटिंग का टाइम सेट करें, आज ही आज अपॉइंटमेंट लें कि बॉस मैंने आपसे बात करनी है, और इस तरह है आप जब रात को मुझे 12 बजे कॉल करते हैं तो ये होता है। यू हैव टू पुट द रिजल्ट्स ऑफ इट, कि जब आप मुझे ऐसे कॉल करते हैं तो मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, मेरा मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है, और आगे फिर उसका आखिरी पार्ट है रिक्वेस्ट। अच्छा, कभी वर्क प्लेस में बाउंड्री असर्ट उस तरह नहीं हो सकती रूप से, Of course. मैं सबको कहूँगी You have रिक्वेस्ट शुड बी द लास्ट talk. You have to talk. Communication आपके थ्रू। हाँ, नंबर 1 कि मेरे पे अफेक्ट क्या हो रहा है आपके सेक्शन से, एंड नंबर 2 कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ना हो, एंड देन रिपीट इट। अच्छा, बाउंड्री में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे लोग एक दफ़ा इन्फोर्स कर देते हैं, अब वो बुरे भी बन जाते हैं, अगले दिन वो उस पर चुप हो जाते हैं। बाउंड्री में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, घर में भी और वर्क प्लेस पे भी। घर में स्पेशली कंसिस्टेंट नहीं होते हम एक दिन कहते हैं, फिर हम कहते हैं देखो इसने मेरी बात नहीं मानी, अगले दिन ह्यूमन नेचर है ना, जो जितना दब रहा है हम उसको दबाते हैं। मे बी मैं और आप भी दबाना शुरू हो You have no idea मैं कितना लर्न कर रही हूँ राइट नाउ आपसे। अच्छा, Thank you you are so right, much. you are Thank right. you. बिल्कुल ठीक है। कंसिस्टेंसी का ये जो पॉइंट है ना, सारे पॉइंट से मैं एग्री करूंगी, लेकिन कंसिस्टेंसी वाले पॉइंट से मैं लाजमी एग्री करूंगी। एक काम बात छोटी सी अगर मैं करना Please. चाहूँ, जो डिजिटल बाउंड्री है वो हमारे लोग बहुत क्रॉस करते हैं। जब से ये व्हाट्सएप और इनका ज़माना आया है तो पूरा ऑफिस, पूरा फ्रेंड सर्कल हमारे कमरे में घुसा है, ऐसे ही है। एंड वी आर नॉट अवेयर कि इसको किया कैसे जाए। तो ये मैं इसके बड़े हक में हूँ कि अगर मैं जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको ये कहूँ कि ज़रूरी नहीं है कि किसी के हाथ में व्हाट्सएप है और फ़ोन है और वो आपकी लाइफ में घुसे ही आ रहा है। कोई काम याद आ गया, कोई या हक हासिल नहीं हो गया, वो किसी भी टाइम आपको कांटेक्ट कर ले। हाँ, तो अब हुआ क्या है कि हम कनेक्टिविटी के चक्रों में हमारी बाउंड्री सारी ख़त्म हो गई। टाइम की बाउंड्री, प्लेस की बाउंड्री, किसी भी टाइम कोई मैसेज कर देगा। मुझे खुद बड़ी हैरानी होती है, 2 बजे लोग मैसेज कर रहे होते हैं मुझे, मतलब बेल ऑन करके सो ही नहीं सकते आप। ऐसे ही है, ऐसे ही है। टाइम की बाउंड्री, प्लेस की बाउंड्री, आप मतलब अपने किसी बहुत ही प्राइवेट जगह बैठे हैं, कोई गम खुदा न खास्ता है, किसी डेथ वाले घर बैठे हैं और वो मैसेज आ रहे हैं जी वो ऑफिस में ये हुआ था और ये हुआ, तो उसको बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसको आप मेंटेन करें। यू हैव टू टेल एवरीवन कि भाई मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस तरह से, ये आपको बताना पड़ेगा, आपको वर्बली बताना पड़ेगा, सिर्फ जेस्चर से काम नहीं चलेगा। ताहिरा, थैंक यू सो मच, मुझे लगता है बहुत ही फ्रूटफुल रहा है हमारा ये सेशन। इसके कुछ टेकआउट्स जो है ना, उसके ऊपर मैं एक मरतबा फिर से रिटरेट करना चाहूँगी उनको कि भाई आपको ये बताना पड़ेगा, आप अगर किसी का ख्याल रखना चाहते हैं ना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले आप अपना ख्याल रखें। अपना ख्याल रखेंगे, आप हेल्दी होंगे, चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो, तभी आप अपने प्यारों का, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हैं। हेल्दी बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ना कहना ना, समटाइम्स इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं होती। अगर आपका नहीं दिल चाह रहा किसी इवेंट में जाने का तो आप घर वालों को मना कर सकते हैं कि मेरा दिल नहीं चाह रहा है, और उसके लिए कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये ना कह देना ही काफ़ी होना चाहिए। एंड देन ऑफिस के अंदर भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई आपको ये कह रहा है कि भाई आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, और वो कंसिस्टेंसी के साथ कह रहा है, तो आपको उस चीज़ को मानना चाहिए, वो एक हेल्दी बाउंड्री होती है।
एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे और बैक टू बैक हम बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर बात करते ही जा रहे हैं। ये अगला इशू जो है ना, ये मेरे दिल के बड़ा करीब है, बिकॉज आई एम रीडिंग अबाउट इट राइट नाउ। एंशियस जनरेशन के नाम से एक बुक है, जॉनथन हाइट की, जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया ने किस तरह से लोगों की ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाया है, किस तरह से इफ़ेक्ट किया है, अब इससे छुटकारा किस तरह से पाना है। आई एम वेरी हैप्पी, इसके ऊपर अब हुकूमती सतह पर फैसले भी हो रहे हैं और ऐलानात भी किए जा रहे हैं। कई मुल्क जो है ना, उधर पहले 16 साल की उम्र तक के लिए एक बैन लगाया गया था कि बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए भी ये बैन लगा दिया गया है। कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गई है और हाल ही में कुछ रिसेंट जो इन्फॉर्मेशन आई है ब्रिटेन से, यानी कि बरतानवी हुकूमत ने ये इरादा जाहिर किया है कि नौजवानों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल को महदूद किया जाए और इस सिलसिले में एक तजुर्बा भी किया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि दिमागी सेहत और रवैये पर इस्तेमाल में कमी के असरात का जायज़ा लिया जाए। यानी कि ये देखा जाए कि वो बच्चे जो ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उनकी कॉग्निटिव हेल्थ जो है वो कहाँ पर स्टैंड करती है, और वो बच्चे जो कम इस्तेमाल करते हैं उनकी दिमागी सेहत कहाँ पर है। इस सिलसिले में साइंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा और जदीद टेक्नोलॉजी जो है ना, उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करता है और इस तरह की आजमाइशी प्रोग्राम इस वक्त किए जाना, कहीं हम देर तो नहीं कर दे, कहीं हमने देर तो नहीं कर दी है, हम लेट तो नहीं हो गए, या इज़ इट द राइट टाइम, इज़ इट द हाई टाइम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट असद बेग, स्टूडियोज़ में हैं, उनको वेलकम करें और उनसे ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? मैं वेरी वेल। अच्छा, ये अब बड़ी तेज़ी के साथ हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ऊपर और सोशल मीडिया के किस तरह से ये इफ़ेक्ट कर रहा है बच्चों को, ख़ास तौर पर हमारी जेनज़ी को, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। आपको लगता है कि ये हमने थोड़ी सी देर कर दी है, दुनिया ने थोड़ी सी देर कर दी है अपने बच्चों को बचाने के लिए, कि बहुत हद तक नुकसान तो हो गया है? अच्छा देखें, जो एवोल्यूशन होती है ना, वैसी चलती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उससे पहले आपने एंग्शियस जनरेशन की बात की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अगर कोई पेरेंट्स स्पेसिफिकली ये सेगमेंट देख रहे हैं तो वो यहाँ पे रुक जाएं, सोशल मीडिया पे या टीवी पे, और इसको लाजमी देखें। देखिए, जब भी कोई एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है ना, उसमें होता है कि चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं, उन पर रिसर्च होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लगता है कि हार्मफुल है। मसलन आप कोई 60s की मूवी उठा के देख लें तो आप देखेंगे कि जहाज़ों में लोग सिगरेट पी रहे हैं, घरों में लोग सिगरेट पी रहे हैं, राइट? तो फिर उसके बाद अंदाज़ा हुआ, रिसर्च हुआ, बच्चे भी पी होते थे। उसके बाद अंदाज़ा हुआ, रिसर्च हुई, टेलीविजन पे एड्स आते थे। आपको याद है जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, आई नो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप टीवी पे एड्स आते थे, अब नहीं आते। मैं भी आपकी जनरेशन से हूं, मुझे याद है। सो एवोल्यूशन इसका नाम है। एक बात। दूसरी बात ये कि जो आप ब्रिटेन की बात करी ना, उससे बहुत ज़्यादा एक बड़ा लैंडमार्क केस अभी हुआ है लॉस एंजलिस में। मैं आई वाज जस्ट राइटिंग एन आर्टिकल अबाउट इट येस्टरडे, और वो केस ये है कि पहली दफ़ा इन द हिस्ट्री किसी कोर्ट ने ये रूल किया है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो हार्म क्रिएट कर रहे हैं। पहले जब भी हार्म्स की बात होती थी, फॉर इंस्टेंस हम जब भी डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट बात करते थे, तो वो हार्म को सोशल मीडिया कंपनीज लिंक करती थी अपने कंटेंट के साथ। यानी कि वो ये कहती थी कि क्योंकि हम एक आर्बिट्रेरी प्लेटफॉर्म है, यानी कि हम कंटेंट नहीं बनाते, हम लोगों का कंटेंट होस्ट करते हैं, तो जो लोगों का कंटेंट है वो हार्मफुल है, हम नहीं हार्म करें। लेकिन पहली दफा ये कोर्ट ने रूल किया है, लॉस एंजलिस की कोर्ट ने, कि उनका जो प्रोडक्ट का डिजाइन है वो हार्मफुल है। एल्गोरिथम इज नॉट वर्किंग, तो उनका जो एल्गोरिथम है, यानी कि जो उनका जिस तरीके से वो डिजाइन है प्लेटफॉर्म्स, वो हार्मफुल है। उसका मतलब ये है कि वो एडिक्टिव है। सोशल मीडिया को मेरे ख्याल से जो प्लांटिव थे उनको $6 मिलियन का उनको वो किया है, और उसमें से 70% मेटा और 30% यूट्यूब को देने पड़ेंगे। वो ऑब्वियसली इसको चैलेंज करेंगे, बट द पॉइंट इज कि ये पहली दफा हुआ है। सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है ना इस बहुत ज्यादा है। और तो यहाँ से आपको यहाँ से आपको पता लगता है कि बहुत ज्यादा हार्म है, जो कि वही बातें हैं जो हम करते रहते हैं। आपके शो में भी बहुत दफा हमने डिस्कस। तो ये तो नंबर एक। अच्छा, अब इसकी जो फ्लिप साइड है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आई एम अ पेरेंट एज वेल, तो मुझे ये पता है कि बहुत ज़्यादा हार्म है सोशल मीडिया का बच्चों के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने देखा है कि इंस्टाग्राम पे न्यूडिटी अपीयर होती है बच्चों की। 14 ईयर्स हो, मार्क ज़करबर्ग को खुद से माफ़ी, मैंने इस पे भी एक आर्टिकल लिखा था, उसको माफ़ी मांगनी पड़ी थी सेनेट में यूएस में उन पेरेंट्स से जो कि ये केस लेके आए थे कि उनके बच्चियों की टाइमलाइन पे न्यूडिटी अपीयर हो रही थी। अच्छा, मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, ये कि मार्क ज़करबर्ग हो या फिर स्टीव जॉब्स थे,
उनके घर के अंदर सोशल मीडिया और जितनी भी डिजिटल बहुत डिवाइसेस limited है, हैं जी। ये अलाउड नहीं है, वो अपने बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे हैं। बट आपके बच्चे और हमारे बच्चे जो है ना वो बिल्कुल ऐसे शिकारी के सामने ना खुले पड़े हुए हैं और शिकार होते जा रहे हैं इस चीज़ का। जो Please स्नैपचैट continue. के जो फाउंडर हैं फॉर इंस्टेंस दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर किड्स यूजिंग सोशल मीडिया एंड सो फ्लिप साइड में इसकी बता रहा था। देखिए एक तो ये है कि हार्म क्रिएट हो रहा है बच्चों के लिए, नो डाउट अबाउट दैट। आपने जेनजी की बात की, जेनजी में शायद और ये एंग्स्टर जनरेशन में यही वो डिबेट कर रहे हैं कि शायद वो जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो ज़्यादा इसलिए हैं बिकॉज दे ग्रू अप विद अनचेक्ड सोशल मीडिया, राइट? Exactly. विद दैट वैलिडेशन अच्छा, बहुत साइकिल एंड अच्छी सो वो ऑन। एक ना एक एनालॉजी एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं कि भाई अगर आप अपने बच्चों को बगैर किसी प्रोटेक्शन के मार्स पर नहीं भेजेंगे कि वो फिजिकली उनको Exactly. हार्म करेगा, तो फिर आपने अपने बच्चों की जो एक वर्चुअल हेल्थ है या आपकी मेंटल हेल्थ है उसका आपने बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। एक चीज़ वो ग्रेट रिवायरिंग की बात करते हैं ना कि 2010 के बाद किस तरह से Right. ग्रेट रिवायरिंग हुई कि ओवर प्रोटेक्शन इन द फिजिकल वर्ल्ड एंड अंडर प्रोटेक्शन इन द In the वर्चुअल digital वर्ल्ड, world. जी, जी। इन द वर्चुअल वर्ल्ड। तो भाई अब जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली अगर हम अपनी जनरेशन की बात करें, हमें तो कुछ हद तक समझ आ भी रही है। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन जो थी, मुझे याद है हम उनको अक्सर पागल बना दिया करते थे, हम तो बहुत ज़रूरी हाँ, काम बहुत कर काम कर रहे हैं। बहुत काम कर रहे हैं। अगली जनरेशन आपको लगता है कि वो हमें इस तरह से मैनिपुलेट कर सकती है? मैं उसी साइड पे आ रहा था, जो जी। फ्लिप साइड है उसकी वो क्या है। देखिए फ्लिप साइड ये है कि हमारे पास इस वक्त इनफ डेटा नहीं है, इनफ रिसर्च नहीं है कि जो सोशल मीडिया की बैनिंग है, कार्पेट बैनिंग जिस तरह की अभी हम ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रिया की या ब्रिटेन की बात कर रहे helpful होगी। हैं, वो हेल्पफुल होगी। अच्छा, उससे वो हेल्पफुल होना या होना मकसद नहीं है आशा। उसका नुकसान क्या हो सकता है वो मेरा मकसद मेन है। Okay. उसका नुकसान ये हो सकता है कि हमने ये देखा है, आपने भी ये देखा होगा कि जब पाकिस्तान में यूट्यूब बंद हुई थी तो यूट्यूब हमने बंद इस्तेमाल करना नहीं छोड़ दी थी, हम जी, विमियो वो पे different- मूव हो गए थे या different तरीके हमने हमारे पास VPN लगा लिए थे Even या अभी भी जब हमने एक्स बंद किया गया था, तो you हमने remember? कोई ना कोई तरीका निकाल लिया था निकाल उसको लिया इस्तेमाल था, करने yes. का। या हम किसी और तरीके से, आपने नोट किया होगा कि जब एक्स बंद हुआ था तो लोगों ने पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिए थे, Exactly. तो हमने वो पिवट कर लिया था। तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा होगा कि अगर हम बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करें तो वो पिवट करके क्या उन प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं जो कि ज़्यादा ओपेक हैं और ज़्यादा हार्मफुल हैं? मसलन टेलीग्राम ग्रुप्स, आपको पता है टेलीग्राम पे इस कदर हार्मफुल कंटेंट है कि जिसकी इंतहा नहीं है और ये किसी को नहीं पता। But the टेलीग्राम matter- को हम the सॉरी matter मैं is- आशा जी। टेलीग्राम को हम ट्रीट करते हैं ऐसे जिस तरह वो व्हाट्सएप है, हालांकि वो व्हाट्सएप नहीं है। WhatsApp नहीं है। राइट, सो द पॉइंट इज कि क्या ये जो बंद करने का मैकेनिज्म है क्या ये इफेक्टिव है कि नहीं, और क्या ये होगा कि बच्चे जो यंग बच्चे हैं फेसबुक नहीं इस्तेमाल कर, बट क्या वो पिवट करके कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे तो नहीं चले जाएंगे जो बहुत ज़्यादा ओपेक हैं? अच्छा, और एक harmful हैं? डिफरेंस जो है ना, मैं कट करके आपको ये जी, कहना जी। चाहूँगी, ये डिफरेंस एटलीस्ट ये होगा कि वहाँ पर वो वाले एल्गोरिदम्स नहीं है जो एडिक्ट बना रहे हैं। हाँ, बट Because वहाँ पे एक- डायरेक्ट पीडोफिलिया चल रहा Oh है, my God. वहाँ पे डायरेक्ट Oh my प्रेडेटर्स God. बैठे हुए हैं। देखिए Oh my God. यही मसला है ना सारा। रोब्लॉक्स के साथ हमारा क्या प्रॉब्लम है, या जो आप प्ले स्टेशन, आपको पता है जब प्ले स्टेशन भी खेल रहे होते हैं तो यू कैन एक्चुअली चैट विद Yeah, पीपल। yeah. पबजी में यू कैन चैट विद और पीपल, इस तरह के बहुत से जी, केसेस और आए हैं वहाँ जो पे पीडोफाइल्स हैं, पीडोफाइल्स वहाँ पे पीडोफाइल्स हैं और वहाँ पे ये जो डायरेक्ट हार्म है वो क्रिएट हो रहा है। सो यही मेरा सवाल है कि सोशल मीडिया पे तो कहीं ना कहीं पे हम रेगुलेशन की बात कर लेते हैं, हमें नज़र आ जाता है सेमी ट्रांसपेरेंट चीज़ें चल रही होती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन पबजी पे या प्ले स्टेशन पे या रोब्लॉक्स पे तो बहुत मुश्किल है ये चीज़ मॉनिटर करना। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? हाउ शुड वी गो अबाउट इट? हमें सिर्फ लेजिस्लेशन नहीं, लेजिस्लेशन आयशा मेरे, अगर आप मुझसे पूछेंगी ना तो मैं प्रॉब्ली वो जो लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ है उसमें लेजिस्लेशन बहुत नीचे आएगी। सबसे पहले एजुकेशन है, आपने खुद ही बात की है शुरू में, द पेरेंट्स की एजुकेशन है। देखिए मुझे अब इनका अंदाज़ा इसलिए है बिकॉज ये मैं सारी चीज़ें खेल के बड़ा हुआ हूँ। हम वी वर प्लेइंग प्ले स्टेशंस, वी वर प्लेइंग, उस वक्त पबजी नहीं होती थी बट काउंटर स्ट्राइक होती थी एंड सो ऑन। सो तो ये हमने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, उनके हार्म्स भी एक्सपीरियंस किए अपने ऊपर। बट हमारा प्ले बेस्ड चाइल्डहुड भी रहा है, हम बाहर भी खेला करते थे, तो हम बाहर भी खेला करते थे वो भी। तो अब आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अगर हम थोड़ी सी ज़्यादा मुझसे ऊपर की जनरेशन की बात करें तो दे हैव ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ के क्या करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, मुझे अंडरस्टैंडिंग शायद इसलिए भी है बिकॉज वी ऑल ऑफ मोस्ट ऑफ अस वी कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज फैमिली बैकग्राउंड्स, राइट, जहाँ पे हमारे पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस था बट नॉट नाउ। इमेजिन करें कि क्या ये हमारी पॉपुलेशन बेस है मुल्क की? नहीं है। जो हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन बेस है वो अर्बन नहीं है। तो अगर मुझे पता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी जनरेशन के जो सारे लोग हैं उनको भी पता होगा। तो जो एजुकेशन वाला पार्ट है ना आयशा, वो सबसे पहले अब मेरा कंसर्न ये है कि इन तमाम ममालिक में से, और मैं सब की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा,
जितना ज़्यादा फोकस पॉलिटिकल ट्रैक्शन लेने पे होता है ना कि हमने बंद कर दिया, वो उससे जो पॉलिटिकल ट्रैक्शन मिलती है ना, वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग एजुकेशनल कैंपेन से तो नहीं मिल सकती। ऐसे ही है ना। तो हमारा जब तक पॉलिटिशियंस का फोकस ये रहेगा ना कि हमने पॉलिटिकल ट्रैक्शन लेनी है उस पर और हमने गुडी पॉइंट्स बनाने हैं कि हमने बंद कर दिया, बच्चों को बचा लिया, तब तक अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कुछ सॉलिड स्टैंड नहीं अच्छा, हम ले सकते। हम देखिए मुकम्मल तौर पर असद मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ सिर्फ पॉलिटिशियंस के ऊपर डालकर तो नहीं बरी जिम्मा हो सकते ना, हमें खुद से भी तो कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पॉलिटिशियंस शाम को आके हमारे घरों में देख तो नहीं रहा कि क्या हो रहा है, वहाँ पर हमें अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ उस लेजिस्लेशन से ज़्यादा बढ़ चुकी है और लोगों को खुद से ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिर्फ उस पर रिलाई किया खुद से तो कभी भी ख्याल नहीं होगा। मैं यही कहना चाह रहा था आयशा कि जब हम ये बात करते हैं ना कि हम बंद, क्योंकि आप और मैं सोशल मीडिया बैन तो नहीं कर सकते ना, एग्जैक्टली वो तो पॉलिटिकल स्टैंड्स पे ही होगा या पॉलिटिकल डिसीजंस पे ही होगा। तो हमारा मेजर एम जो है वो उस पे बैंक करता है कि हमें पीटीए आके बचाएगा या हमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोई लॉ कर दिया तो वो हमें बचाएगी। हमने अपनी एज अ पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी है, समझनी है, एंड सो ऑन। मोबाइल छीन लेना काफी होगा बच्चे नहीं, से? मोबाइल छीन लेना भी काफी नहीं है। देखिए, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे अब मेरे बच्चे तो सारा होमवर्क अपना लैपटॉप्स पे कर रहे होते हैं ना, बिकॉज दे हैव पोर्टल्स एंड व्हाट दे कैन नॉट गेट अवे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। नंबर वन, एक तो सेल्फ एजुकेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन कि आपने ही अपने आप को एजुकेट करना है कि मुश्किल बात नहीं है। दूसरी बात जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है बजाय लेजिस्लेशन के, वो गवर्नमेंट का रोल है एजुकेशन क्रिएट करने में, कि पेरेंट्स को स्पेसिफिकली ये बताना या ये बात शुरू करना किसी नेशनल लेवल पे कि आपने अपने बच्चों को सोशल मीडिया हार्म से कैसे बचाना है। आप मुझे बताइए, हो रही है? नो, अभी तो राइट नाउ जो वो हमें ईगोस क्लैश करती हुई नजर आ रही है इंटरनेशनली, वो उनकी प्रायोरिटी है। और वंस अगेन हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान की बात हम पूरी दुनिया की बात करें। यही मेरा कंसर्न है कि जब तक हमारा फोकस ही रहेगा ना कि हैपहैज़र्ड बैनिंग करने पे, तब तक वो आप बैन करेंगे, वो बच्चे हमसे 10 गुना आगे हैं, वो कहीं ना कहीं टेलीग्राम पे अपना दोस्तों का ग्रुप बना लेंगे, रोब्लॉक्स पे बना लेंगे, प्लेटफॉर्म्स चेंज कर लेंगे। एग्जैक्टली, हमें नहीं पता लगेगा। तो ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। वंस अगेन मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया बहुत हार्मफुल है बच्चों के लिए, ये विदाउट डाउट। अब तो कोर्ट की रूलिंग भी आ गई है इस पर, ये मानने वाली बात है, लेकिन हमने उसको एड्रेस किस तरह करना है, इस पर सवाल। एड्रेस कैसे करना है, उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ रिलाई नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर या लेजिस्लेटर के ऊपर। हमें खुद से अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जो कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों की तरबियत आपने कैसी करनी है। सिर्फ आप स्कूल्स पर नहीं छोड़ सकते या सिर्फ कानून साजी के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, खुद से जिम्मेदारी निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया जनाब। इस तरह के इश्यूज़ इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि ये आपकी नेक्स्ट जनरेशन, हमारे पाकिस्तान के फ्यूचर, आपके फ्यूचर से मुताल्लिक है। उसको अगर आप इग्नोर करते रहेंगे और ख़ुद भी मोबाइल में लगे रहेंगे, दूसरी तरफ बच्चा भी मोबाइल में लगा रहेगा, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि आगे आने वाला वक्त किस तरह का हो सकता है। ऑलराइट, ये आगे बढ़ना है हमें। कुछ मौसम के बारे में मैंने आगाज़ में भी बात की थी प्रोग्राम के। अब उस मौसम की वजह से और बारिशों की वजह से जो जो नुकसानात हुए हैं या मज़ीद हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला हम सब जानते हैं वक्फे से जारी है। अगर हम फोकस करें खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर, तो वहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ हादसात में अनफॉर्चुनेटली 17 अफराद जहाँ भाग हो गए हैं। और PDMA की तरफ से ये रिपोर्ट किया गया है कि 25 मार्च से जो बारिशें जारी थी उसकी वजह से घरों की छतें गिरी हैं, दीवारें गिरी हैं और 56 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। रिपोर्ट ये बता रही है कि बारिश जो है ना, उसकी वजह से कई मकानात को अभी तक नुकसान भी हुआ है। हादसात जो हैं वो बन्नू और शुमाली वज़ीरिस्तान में भी पेश आए हैं। महकमा मौसमियात ये रिपोर्ट कर रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा की बलाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी भी मुतवक्की है। शुमाली इलाका जात में भी मुसलसल बारिश हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान में भी हो रही है और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर की जो झीलें हैं उनके फटने की वजह से सैलाबी सूरत हाल का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। अब इस सारी सिचुएशन को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए क्या किया जा रहा है, क्या एडवाइजरी है पब्लिक के लिए, वहाँ पर रहने वालों के लिए, टूरिस्ट के लिए, ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनवर शहजाद, तर्जुमान PDMA KP। अनवर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कितना नुकसान रिकॉर्ड किया गया है, स्पेशली अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूँ इन रिसेंट बारिशों की वजह से। बिल्कुल जी, जिस तरह आपको पता है कि मार्च और अप्रैल का महीना जो होता है इसमें काफी ज्यादा बारिशें होती हैं। पहले से ही जो है महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्ट कर दिया था मार्च के महीने में कि काफी ज्यादा बारिशें होंगी। अप्रैल का महीना भी काफी ज्यादा टेंस लग रहा है। जो लास्ट 10 डेज थे हमारे पास मार्च के,
वो काफ़ी ज़्यादा जो है टेंस रहे हैं, क्योंकि 25 मार्च से मुसलसल बारिशें हुई हैं 31 मार्च तक, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान सामने आए हैं। ज़िला बन्नू जो है हमारे पास, वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जिसमें शादी की एक रसूमात थी, उसमें जो है एक बरामदे की छत गिरने से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं ज़ख्मी भी हुए हैं, अमवात भी वहाँ पर वाक़ हुई हैं। छतें गिरने से, दीवारें गिरने से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ अजला में जो हैं डैमेजेस जो हैं वो सामने आए हैं। अब चूँकि महकमे मौसमियात की वेदर आउटलुक को देखा जाए तो अप्रैल का महीना भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस है, क्योंकि आज रात से जो है बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू हो, जो कि 4 अप्रैल तक जो है वो जारी रहेगा। ज़्यादा लेकिन ये बारिशें काफ़ी ज़्यादा कौन से एरियाज हैं? अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ अनवर, कौन से एरियाज केपी के ज़्यादा वल्नरेबल हैं या कहाँ पर ज़्यादा नुकसान बारिशों की वजह से हो सकता है? बिल्कुल जी, देखें खैबर पख्तूनख्वा में वल्नरेबिलिटी के लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास 2 डिवीजन है, एक हज़ारा डिवीजन है, एक मालाकंड डिवीजन है। मालाकंड डिवीजन जो है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग के जो है वाक़यात रहते हैं। हज़ारा डिवीजन में है वहाँ पे भी लैंडस्लाइडिंग के काफ़ी ज़्यादा वाक़यात रुनुमा हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है बारिशों के ऊपर, जितनी शिद्दत से बारिशें तेज़ होंगी उतनी शिद्दत से जो है इस तरह के वाक़यात जो हैं सामने आ सकते हैं। पीडीएमए की जानिब से एडवाइजरी जारी कर दी गई हैं, ग्लॉफ एडवाइजरी जो है हमने जारी की है, क्योंकि बारिशों की वजह से जो है ग्लेशियर्स फटने के खदशात भी हैं, और जब तेज़ बारिशें होंगी तो नदी नालों में जो है पानी की सतह जो है वो भी बढ़ने का इम्कान है। तो फ्लश फ्लड की एडवाइजरी भी जो है हमने इशू कर दी है तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया महकमे मौसमियात की वेदर आउटलुक को देखा जाए तो अप्रैल का महीना भी जो है उसमें भी काफी ज्यादा बारिशें हैं, तो बारिशों की वजह से जो है इस तरह के वाक़यात रुनुमा हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। व्हाट डू यू एडवाइस टू द टूरिस्ट, जितने भी टूरिस्ट हैं उनको आप क्या एडवाइस करेंगे जो प्लान कर रहे हैं इस मौसम के अंदर ट्रैवल करने को? उनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और वहाँ पर रहने वाले मकामी लोग जो हैं उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे? बिल्कुल जी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है पहले से ही हमने अलर्ट कर दिया है। टूरिस्ट डिपार्टमेंट की जो पेट्रोलिंग पुलिस है उसको हमने डिप्यूट कर दिया है टूरिस्ट स्पॉट्स पे, और निशानदही हमने कर दी है जो से हसास इलाके हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग और फ्लश फ्लड के जो है वाक़यात रुनुमा हो सकते हैं, वहाँ पर जो है हमने ऐलानात करा दिए हैं। जो लोकल टूरिस्ट वहाँ पर हैं, टूरिस्ट गाइड जो हैं जो टूरिस्ट को लेकर मुख्तलिफ टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाते हैं, उनको जो है हमने एडवाइजरी जारी कर दी है कि टूरिस्ट को ऐसे मकामात पे ना लेकर जाया जाए जहाँ पर पहले से निशानदही हो चुकी है कि ये हसास इलाके हो सकते हैं। तो जो आगाही मुहिमात होते हैं वो भी हमने शुरू कर दिए हैं। टूरिस्ट की पेट्रोलिंग पुलिस जो है वो भी डिप्यूटेड है, तमाम वसाइल जो है वहाँ पर मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट है, पीडीएमए की तमाम तैयारियां हैं। अल्लाह ना करे इस तरह की कोई नाखुशगवार वाक़या सामने आए, लेकिन पहले से जो है तैयारी मुकम्मल। ये बड़ा ज़रूरी है। हर साल जब भी बारिशें होती हैं उसकी वजह से नुकसानात होते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हम सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियां भी आ रही हैं, तो ये जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि भाई आप पहले से तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जब आप कहते हैं कि तैयारी कर रहे हैं तो फिर वो कौन कौन सी तैयारियाँ हैं जो होने वाले नुकसानात को बचा सकती हैं। और मुझे याद है कि लास्ट ईयर सबसे बड़ा मसला ये था कि भाई जो होटल और रिजॉर्ट्स बनाए जाते हैं ना वो इलीगली कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले नाना खास्ता अचानक से कोई ऐसी आफत आ जाए या तूफ़ान आ जाए तो उसकी वजह से बारिश की वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, लोगों की जानें बहुत ज़्यादा चली जाती हैं। एडवाइज़री जो है ना वो जारी कर दी गई है। अब जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि वहाँ पर जाने वाले लोग महफूज भी रहें। और अगर आप लोग जाने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि अब अप्रैल का महीना जो है ना उसमें भी ये कह दिया गया है, फोकास्ट यही है कि बहुत ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। वैसे थोड़ा मुश्किल ही होगा क्योंकि स्कूल्स जो है ना वो एक मरतबा फिर से खुल गए हैं और स्कूल्स के खुलने की वजह से बच्चों की छुट्टियां जो पीछे थीं वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो 31 मार्च को कहा गया था और लाहौर के अंदर तो 95% तक हाज़िरी हमें नज़र आ रही थी स्कूल के अंदर बच्चों की। कराची के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में बच्चे स्कूलों की तरफ गए थे। इस्लामाबाद के अंदर जो सिचुएशन है ना वो ज़रा मैं समझना चाहूँगी कि आज वहाँ पर स्कूलों के अंदर या कॉलेजेस के अंदर हाज़िरी कितनी थी, कितना एंथुजियाज़म बच्चों के अंदर नज़र आ रहा था तालीम के लिए, पेरेंट्स कितने खुश थे। सबा हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा हम जान लेते हैं कि वो क्या बताएंगी। सबा बताइएगा, इस्लामाबाद के वफाकी दारुल हुकूमत के स्कूलों के अंदर आपको नज़र आए बच्चों की हाज़िरी ठीक थी आज?
जी बिल्कुल, किफ़ायत शुआरी मुहिम के तहत इस्लामाबाद के निजी और सरकारी स्कूल जो बंद किए गए थे वो आज से खुल चुके हैं और आज से इस्लामाबाद के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें बच्चों की हाज़िरी तो फुल थी, लेकिन अगर जिक्र करें सरकारी स्कूलों की तो सरकारी स्कूलों में सिर्फ अमला ही पहुंचा है, बच्चे नहीं आ सके। सरकारी स्कूलों की जो क्लासेस हैं वो 6 अप्रैल से शुरू होंगी। स्कूल की टाइमिंग का अगर जिक्र करूँ तो स्कूल की जो टाइमिंग है सुबह 8 से दिन को 1 से 2 बजे तक की है और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल के बाहर बच्चों की बड़ी गहमा गहमी है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्कूल आ भी रहे हैं और उनकी क्लासेस भी हो रही हैं और उनके जो गेम्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है वो भी हो रही हैं। तो बच्चे जो हैं आज स्कूल आने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। अच्छा भाई, ये पता नहीं कौन से बच्चे हैं, हमें तो याद है जब स्कूल शुरू होते थे ना हमारा तो दिल ही नहीं करता जाने का। मैंने अम्मी से बड़ी मारें खाई हुई है इस चीज़ के लिए। अगर अम्मी मुझे देख रही हैं, आपको याद होगा, मुस्कुराए नहीं बिल्कुल भी आप, मुझे सारी मारें याद है। थैंक यू सो मच। सबा हमारे साथ मौजूद थी और ये बड़ा ज़रूरी है भाई कि बच्चों की तालीम और तरबियत का सिलसिला जो है ना वो बग़ैर किसी रोक टोक के बिला तातुल जारी रहे। हमारी फ्यूचर जनरेशन है, एक तरफ सोशल मीडिया का जो एक मौलक है ना वो हमारे बच्चों के पीछे पड़ चुका है, उससे हमें बचाने की ज़रूरत है अपने बच्चों को और उसके लिए हमें खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तालीमी इदारों की, जो अब हमें नज़र आ रहा है कि वो इंशाल्लाह पूरी करेंगे। और तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर हम गवर्नमेंट की तरफ देख सकते हैं कि वो क्या पॉलिसीज़ बना रही है हमारे बच्चों को बचाने के लिए, हमारे बच्चों की तालीम के लिए एंड एट द सेम टाइम हमारे बच्चों की हिफाजत करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग खबर मेरे पास है, वो मैं आपको दे देती हूँ और वो है अमेरिका से, वाशिंगटन से, जहाँ पर एक नेशनल मॉल के अंदर एक शाही तख्त नस्ब कर दिया गया है जिसमें गोल्ड टॉयलेट भी मौजूद है। इसका मकसद जो है ना जनाब वो अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से वाइट हाउस में जारी महंगी तज़ीनो आराइश पर तंज करना है। शाही तख्त में नशिस्त की जगह एक गोल्डन टॉयलेट लगाया गया है जिस पर शहरी बैठकर तस्वीर भी बना रहे हैं और बेसिकली एक तरह से तंज किया जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, क्योंकि एक तरफ तो वो वॉर्स शुरू कर रहे हैं, वॉर्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा पैसों को ज़ाया कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नो किंग्स रैली भी निकाली जाती है और फिर वाइट हाउस के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा तज़ीनो आराइश का काम जो है वो किया जा रहा है। तो लग ऐसा रहा है कि जो अमेरिकन है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के इस तज़ीनो आराइश और उनका जो टैक्स का पैसा उस पर खर्च हो रहा है उसकी वजह से। तो उसका ये एक मंजर आपको दिखा रहे हैं हम वाशिंगटन से। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो वहाँ पर फेसबुक और यूट्यूब के ख़िलाफ़ अब तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। सोशल मीडिया पाबंदियों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया और ऑस्ट्रेलियाई हुकाम भी बताते हैं कि इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, टिकटॉक हो, उसने पाबंदी की खिलाफ वर्जी की है। ऑस्ट्रेलिया में ये रूल बना है कि 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन ये फिर भी इजाज़त, ये प्लेटफॉर्म जिनका मैंने नाम लिया, ये फिर भी ऑस्ट्रेलिया के बच्चों को इजाज़त दे रहे हैं कि वो अपने अकाउंट्स उसके ऊपर बना सकते हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर इंक्वायरी एक मरतबा फिर से शुरू कर दिया है, विच मीन्स कि दे आर वेरी सीरियस अबाउट देयर चिल्ड्रन, कि उनका फ्यूचर क्या हो सकता है। अब लेट्स सी, हमने भी अभी एक सेगमेंट किया है इसके ऊपर कि भाई सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेशन ज़रूरी नहीं है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो आपके घर में आके आपके फ़ोन को चेक नहीं करेगी कि आपके बच्चे ने सोशल मीडिया के ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अकाउंट बनाया है या नहीं बनाया। तो हमें खुद से इसकी ज़िम्मेदारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त हमारे हो चुका है ख़त्म। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे एक मरतबा फिर से हाज़िर हों, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हाज़िर भी होंगे कल एक मरतबा फिर से कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए मामलात के साथ। और बड़ा ज़रूरी है कि हम अनएक्सपेक्टेड हालात के लिए ना हमेशा तैयार रहें, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि आने वाले वक्त के अंदर क्या हो रहा है। हम प्लान कुछ और करते हैं और हो कुछ और जाता है। हज़रत अली ने कहा था ना, उनका कौल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से खुदा को पहचाना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा प्रिपेयर रहिए, सेफ़ रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।